नमस्कार। अटूट बंधन साहित्य संवाद में अटूट बंधन परिवार की ओर से मैं वंदना वाजपेयी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम अटूट बंधन पुस्तक चर्चा के माध्यम से जिस किताब से जान पहचान बढ़ाने और जिसको जानने समझने की बात कर रहे हैं, उस किताब का नाम है मैं उन्हें नहीं जानती। जब मैंने इस किताब का शीर्षक देखा तो मेरे मन में बहुत सारी चीजें आने लगी कि हम किन्हें नहीं जानते हैं। तो एक शेर शहरयार जी का मेरे दिमाग में चलने लगा। जब भी मिलती है मुझे अजनबी सी लगती है, जिंदगी रोज क्यों रंग बदलती है। जब भी मिलती है मुझे अजनबी सी लगती है, जिंदगी रोज रंग बदलती क्यों है। तो ये जो जान पहचान है या जो अजनबीपन है, इन कहानियों में एक ध्वनि प्रवाहित हो रही है बस उस अजनबी से जान पहचान बढ़ाने की, जो कहीं पर जिंदगी है, कहीं पर परिस्थितियां हैं, कहीं पर समाज है जिसकी जिसकी विडंबनाएं हैं, तो कहीं पर हमारा खुद अपना वजूद है, जिसको कि हम समाज के रूप रंगों में, समाज के तमाम चेहरों के बीच में भूल गए हैं और हम खुद को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में जो पहली कहानी होती है, उसमें जहाँ पर एक बेटा अपने पिता के अतीत को ढूंढ रहा है और वहाँ माँ जो है उस अतीत को नहीं जानती है। दूसरी कहानी आती है कहा अनकहा, जहाँ एक अजनबी है जो अस्पताल में सबके उन लोगों की तीमारदारी करता है जो उनको नहीं जानते हैं। वहीं तीसरी कहानी में देखती हूँ दुपट्टा, हम नहीं जानते हैं कि जो स्त्री विमर्श के इस मायने को नहीं जानते हैं, जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि केवल वेशभूषा ये में स्वतंत्रता ही स्त्री स्वतंत्रता नहीं है, स्त्री स्वतंत्रता वैचारिक स्वतंत्रता है। और हम इन छोटे-छोटे उपालंभों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न को, महत्वपूर्ण विचार को खो देते हैं। हम नहीं जानते हैं कि जो ध्वनि है मुझे बार-बार समझ में आई और अंत में जो दीदी है, जो शीर्षक कहानी है, वो कहती उन दीदी को भी नहीं पता है, भाई-बहनों को नहीं पता है कि दीदी के अंदर क्या है, कहाँ उसका संघर्ष है, और दीदी भी अपने आप को खुद को नहीं जानती है। वो जानने की, समझने की जो पूरी प्रक्रिया एक संग्रह में चलती रहती है, उस प्रक्रिया को आज हमारे वक्ता खोलेंगे। ये तो भूमिका थी, मैंने थोड़ी-सी भूमिका बना दी ताकि आप जानें कि आप क्या जानने वाले हैं। तो इस भूमिका के साथ ही मैं सबसे पहले अपने वरिष्ठ वक्ता को सादर आमंत्रित करूँगी, आदरणीय हरीश राय जी को, अ, जिनको कि किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि परंपरा है और हम इस परिचय को दे कर के उनको आमंत्रित करते हैं। और उनके कहानी संग्रह, कहानियों पे उनके काम, ये सब लगातार हम लोग उनके देखते सुनते रहे हैं। तो आपके 4 उपन्यास आ चुके हैं, जिसमें नागफनी के जंगल में, मुट्ठी में बादल और दहन व माटी का राग प्रकाशित है। 8 कहानी संकलन है, बर्फ होती नदी, उधर भी सहारा, अंतिम पड़ाव वजूद के लिए, सुबह सवेरे, किस मुकाम तक, महफिल व कलम प्रकाशित हैं। सामायिक विषयों से संबंधित 5 अन्य किताबें, भारत विभाजन और हिंदी उपन्यास, सूचना तकनीक, बाजार एवं बैंकिंग, समय के सरोकार, शिक्षा, भाषा और औपनिवेशिक दास्तां, भाषा नीति और लोकहित प्रकाशित हैं। कथा आलोचना की 3 किताबें, एक यात्रा, कथा सानिध्य व कहानी आज प्रकाशित है। भीष्म साहनी सादगी का सौंदर्य शास्त्र व कथा कहानी एक नाम से 2 किताबों का संपादन है। तो बहुत ही आदर के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आइए और इस पर अपने विचार व्यक्त करिए। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, वाजपेयी जी, आपने इस अवसर पर मुझे कहा और इतना लंबा चौड़ा परिचय दे दिया। वो तो एक महज एक परिचय था, पर फिलहाल तो मैं उर्मिला जी को और बाकी मित्रों को सुनना चाहता हूँ। आपने काफी लंबा समय ले लिया इस परिचय में, खैर कोई बात नहीं।
आज हम उर्मिला जी की कहानियों पर बातचीत को क्या करने, उर्मिला उर्मिला जी को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी कहानियों को जैसे हम पढ़ सके हैं। हालाँकि किसी कथाकार की उपस्थिति में उनकी कहानियों पर बात करना बड़ा एक डर और संशय और जोखिम सा रहता है कि पता नहीं क्या वो सोचे कि हम लोग कहानी को ठीक से समझ पाए या नहीं समझ पाए, या सोचे कैसे लोग हैं, मैंने किनके लिए कहानियाँ लिखी और लोग क्या कह रहे हैं। ये एक मन में थोड़ा-सा रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि उर्मिला जी शायद इस बात को अन्यथा ना लें कि यदि हम कहानियों को ठीक से ना समझ पाए हों या गलत समझा हो, लेकिन फिर भी हमें बताने की कोशिश करेंगी। यदि हम कहीं गलत हुए हों तो उनकी कहानी को समझने में, उनकी आखिर में उनकी बात को भी ज़रूर सुनना चाहेंगे। उर्मिला शेरगिल जी हमारे समय के एक बहुत ही विशिष्ट और वरिष्ठ कथाकार हैं। उनकी कहानियाँ कई पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं, कई उपन्यास उन्होंने प्रकाशित किए हुए हैं और मुझे ये बहुत खुशी है कि आज अटूट बंधन उनके ऊपर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और मैं अटूट बंधन की संचालिका वंदना वाजपेयी जी को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने उर्मिला जी की ये संकलन ये पढ़ा है, जितनी कहानियाँ पढ़ी और इससे पहले भी जो इनकी कहानियाँ पढ़ी हैं, इनका उपन्यास भी चांद गवाह को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो जो छाप इनकी मेरे मन में बनी है वो ये है कि उर्मिला जी अपनी कहानियों में पुरुष वर्चस्व समाज में स्त्रियों की स्थिति को बहुत गहराई से दर्ज करती हैं। उस पुरुष समाज में स्त्रियों की मनोदशा को, किस मनोदशा में वो रह रही हैं, उनकी सोच को, उनके संघर्ष को दर्ज करने के साथ-साथ वह स्त्रियों को उस समाज के दायरे से बाहर भी निकाल ले जाती हैं। हम यदि साठोत्तरी कहानी या उसके बाद की कहानी को देखें तो शायद वो कहानियाँ वहीं पर ही वहाँ की स्त्रियाँ उसी दायरे में ही रह जाएँगी। लेकिन इनकी स्त्रियाँ उस दायरे से बाहर निकल कर अपनी राह खुद बनाती हैं। मेरे मन में ये भी है कि इनकी स्त्रियाँ शरदचंद्र की जो पारों की तरह नहीं है कि वो एक ही व्यवस्था में, एक सामंती व्यवस्था में ही रहेंगी, चाहे जैसा भी हो। वो उस व्यवस्था के उस तंत्र को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती हैं और ये कोशिश ही इनकी कहानियों को बहुत ही खास कहानियाँ बनाती हैं। पुरुष समाज में इनकी कहानियों के केंद्र में वे स्त्रियां भी हैं जो किसी न किसी रूप में अकेले रह गई हैं, चाहे वो परिवार के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, अपने निजी जीवन के कारण। वो इस अकेलेपन की यातना को उर्मिला शेरगिल जी बहुत गहराई से दर्ज करती हैं और ये अकेलापन, वो ये भी इन कहानियों को पढ़ने से लगता है कि उनका जो अकेलापन है वो महज एक अकेलापन नहीं है, वो उस टोटलिटी में देखती हैं और ये अकेलापन एक पैतृक व्यवस्था द्वारा दिया गया है और उस अकेलेपन के कारण ही उनमें संवादहीनता पैदा होती है। पुरुष प्रधान समाज की निर्ममता सामने आती है, उनकी कठोरता सामने आती है, उनका स्त्रियों की उपेक्षा और उनका अपमान सामने आता है। जिसका मैंने ये कहा कि वो केवल उस अपमान को सहन ही नहीं करती हैं, बल्कि उनसे बाहर निकलती हैं और अपने वजूद को बनाने की कोशिश करती हैं। ये अपने वजूद की खातिर एक संघर्ष इनकी कहानियों को एक विशेष अर्थ देता है, जिसके लिए मैं इनकी कहानियों का बहुत प्रशंसक रहा हूँ मैं। हाँ। केवल वजूद ही नहीं बल्कि नहीं, अपने वजूद के लिए नहीं बल्कि एक सकारात्मक अंत की ओर उर्मिला जी अपनी कहानियों को ले जाती हैं। दरअसल कहानियों में इस तरह सकारात्मक चरित्रों का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमें एक नई आशा ले जाता है, एक नए उल्लास की तरफ ले जाता है। तो ये सकारात्मकता, तो अकेलेपन, सत्तात्मक समाज, पुरुष वर्चस्व, उनकी उपेक्षा भावनात्मक रूप में और फिर उसके बाद अपने वजूद के लिए संघर्ष करना और एक सकारात्मक अंत की ओर। ये सकारात्मकता जो है, ये इनकी कहानियों की एक बहुत बड़ी कहानी, बहुत खास उपलब्धि के रूप में मैं देखता हूँ मैं। अभी इनकी आपने कुछ कहानियों का ज़िक्र किया, तो मैं इनकी एक कहानी है इस संकलन में, स्पेस, उस कहानी को का ज़िक्र करना चाहूँगा। बहुत ही बड़ी और बहुत ही मार्मिक कहानी है।
आप सबने पढ़ी होगी कहानी में एक महिला है, बाग में सैर करती हुई है, तो उसको एक दूसरी महिला नहीं मिलती है। तो वो उसको बेचैन होती है कि ये दूसरी महिला क्यों नहीं आ रही है, तो उसकी तलाश में उसके घर जाती है। घर जाती है तो बाद में पता चलता है उस महिला का नाम बहुत बाद में खुलता है। ये इनकी कहानियों में एक और शिल्पगत विशेषता है कि कहानियों के नाम जो है ना हमको बहुत बाद में जाके मिलते हैं। वो मैं या वह के रूप में ज़्यादा इनके पात्र खड़े होते हैं। तो जब वो उस महिला के घर जाती है तो बाद में पता चलता है कि वो महिला एक नाम की राजलक्ष्मी की नाम है उसका, जो दक्षिण भारत की वहाँ से रहती है। दक्षिण भारतीय को पूछते-पूछते वो वहाँ तक पहुँचती है, उसके घर तक पहुँचती है। लिफ्ट में एक महिला मिलती है, उसे पूछती है कि कोई दक्षिण भारत व्यक्ति रहता है, तो वहां जाकर के उसे कहानी से पता चलता है। वो एक खास बात और मैं यहाँ संकेत करूंगा उर्मिला जी की सभी कहानियों में संवाद बहुत प्रमुखता से जाहिर होते हैं। कहानियों की संवेदना संवादों के माध्यम से व्यक्त होती है। कहानियों में विवरण नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। कई कहानियां पूरी की पूरी तरह संवाद में ही चलती हैं, जैसे एक दरवाजा कहानी है, पूरी की पूरी तरह संवाद में चलती है। विवरण उसमें बहुत कम होते हैं और संवादों के माध्यम से वो एक चरित्र खड़ा होता है। तो उस संवादों के माध्यम से उस राजलक्ष्मी का एक चरित्र खड़ा होता है, तो हमको पता चलता है कि उसकी बहू उसको बहुत परेशान करती है। वो देखती है कि वो पानी की बोतल उस पर फेंक के मारी है। और बातचीत में पता चलता है कि उसका जो बहू है, नैना नाम है उसका, वो अपने पति को भी परेशान करती है। पति यानी जो राजलक्ष्मी का बेटा है, जिसकी वो तलाश करने के लिए यहाँ आई है। और वो फिर उसको वो कहा संवादों के माध्यम से पता चलता है कि राजलक्ष्मी ने ही अपना संपत्ति देकर के, पीएफ से पैसा देकर के बेटे को विदेश भेजा था, और विदेश में आकर के उसकी ये यहाँ स्थिति ये ऐसी स्थिति हो गई कि वो पत्नी से भी उपेक्षित, अपमानित और प्रताड़ित भी होता रहा, और अपनी माँ की भी ठीक से देख रेख नहीं कर सका। ये द्वंद्व इस कहानी में बहुत गहराई से उभरता है। और जो मेरा अक्सर मानना है कि जो पूंजी केंद्रित हमारा समाज है, जो समाज हम पूंजी केंद्रित बना रहे हैं, उसमें ये राजलक्ष्मी का सच है। इस पूंजीवादी समाज में जब हम पूंजी को आधारित बनाएंगे, तो मुक्तिबोध कह गए ना, पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता। तो जहाँ पूंजी की अपेक्षा हो, जहाँ विदेश में जाने के सपने हो, वहां उस सपनों की नियति इसी रूप में कहीं ना कहीं होती है, इसी रूप में उसकी परिणति होती है। और वो राजलक्ष्मी का जो सच होता है, वो केवल कहानी में उसी का सच नहीं होता, बल्कि मैं यहाँ तक कहूंगा कि जो भी विदेश जाते हैं, कमोबेश उनका सच भी करीब करीब इसी से मिलता जुलता है। यहाँ थोड़े अलग रूप में है, वो भी किसी ना किसी रूप में अपमानित, प्रताड़ित, अपनी बहुओं से, अपने बेटों से, अपने परिवार के और लोगों से कहीं ना कहीं अपमानित, प्रताड़ित महसूस करती हैं। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ तो वो लोग कहीं ना कहीं एक मन में ये भी रहता है कि वो लोग वापस वहां नहीं जाना चाहते, बहुत मजबूरी में जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जिसको इन्होंने बहुत ही संक्षेप में इस किताब में ढाला है, इसके कहानी में रखा है। ये कहानी इतनी बड़ी कहानी है कि इस कहानी में कई स्तर देखने को मिलते हैं। एक स्तर कहानी में उस महिला का है जो उसकी तलाश में जाती है। वो कहानी, उसकी संवेदनाएं उसके अंदर जाहिर होती हैं कि भाई बाग में हाय हेलो करने वाली महिला क्यों नहीं आई। उसकी एक मार्मिक, उसकी एक स्तर है। कहानी में दूसरा स्तर राजलक्ष्मी का है, जो अपने बेटे को किस तरह विदेश भेजती है, उसका घर खरीदती है, बताती है कि इस घर खरीदने में उसका भी पीएफ का पैसा लगा हुआ है। कहानी में एक तीसरा स्तर उसकी नैना का भी है, जो उसका बेटा बताता है क्यों ये इतनी अहिंसक हो गई है, क्यों किस तरह इसका व्यवहार करती है। ये सारी चीजों से बाहर निकल कर आती है, और वो महिला जो है वो आखिर में उसकी मदद करती है। ये उसका मदद करना कहानी को एक बड़ा कहानी बना देती है। वो दुष्यंत कुमार यहाँ याद आते हैं, जिसने कहा था कि मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। तो वो दर्द उसको महसूस होता है, उस महिला को, राजलक्ष्मी का दर्द उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। कहानी बड़ी इसलिए बनती है, यदि उसको दर्द तक ही सीमित कर देती उर्मिला शिरीष जी, तो शायद कहानी इतनी बड़ी नहीं बनती। जिसको मैंने कहा ना, एक सकारात्मक अंत की ओर ले जाते हैं, तो वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, और अपने पैसों से उसको विदेश वापस हिंदुस्तान भेजती है, और उसके सारे उसका खर्चा वहां से उसको उठा करके देती है, और उसके दुख में किस तरह वो भागीदार बन करके बनती है। कहानी का जो अंत है वो बेहद मानवीय है,
और इसी मानवीय के संदर्भ में उन दोनों महिलाओं में एक बारीक तंतु सा जुड़ता है। और इसी के कारण एक शेर है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। तो जो महिला है वो इब्ने मरियम बन कर के राजलक्ष्मी के पास पहुँचती है, उसकी मदद करती है और उसको एक बड़े स्तर पर उसके प्रति अपने राग को सामने लाती है, जिसके लिए कहानी बहुत प्रभावशाली कहानी बन जाती है। इस तरह इनकी एक कहानी है चल खुसरो घर आपने। उसमें भी वही एक महिला है, महिला का दर्द है और परिवार द्वारा उपेक्षित है। वो महिला अपने बहनों के बच्चों को, अपने भाइयों को पढ़ाती-लिखाती है और जब वो उनके घर में आकर के रहती है, तो लोगों को उसकी उपस्थिति बड़ी असहज हो जाती है। बहुत सारे संवाद हैं इस कहानी में जिससे उनकी उपेक्षा, उनकी असहजता का बयाँ इसके अंदर वो करती है और एक बाद में वो उस महिला को उसको एहसास होता है कि उस महिला का एक अपना घर होना चाहिए और फिर अंत में उर्मिला जी दिखाती हैं कि वो अपने घर में चली जाती है अपने वापस बहुत लंबी प्रक्रिया से, लंबे अंतः क्रिया से, लंबे उठा-पटक से, लंबी सोच के बाद, लंबे ऊहा-पोह से उठा-पटक लंबे ऊहा-पोह के बाद वे अपने घर जाती है तो वहाँ उसको एहसास होता है कि मेरा अपना घर है। और सबसे बड़ी बात इस कहानी में कि उर्मिला जी उस महिला को किताबों के पास ले जाती हैं और जब किताबें खोल के बैठती है, पाउच के में बैठती है तो वहाँ एक फूलों की खुशबू से पूरा महक उठता है। यानी कि अकेलेपन का रास्ता वो किताबों की ओर ढूँढती है कि हम किताबों के माध्यम से ही जीवन के इस अकेलेपन को हम पार कर सकते हैं। ये कहानी की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। एक और इसका भी मैंने संकेत किया कहानी है इनकी दरवाज़े। दरवाजे में एक व्यक्ति है जो पिता का व्यवसाय छोड़ कर के विदेश चला जाता है और वहाँ जाके उसको एहसास होता है कि नहीं ये तो गलत हुआ। 64 वर्ष बाद उसको एहसास होता है। फिर वो वापस हिंदुस्तान आता है और वो एक यामिनी नाम की एक महिला से उसका परिचय होता है और डायरी खोलता है, अपनी डायरी खोजता है तो उसको यामिनी नाम से महिला को ढूँढता है। फिर उसके पास जाता है, उसकी मदद करता है और फिर वो इसी बीच में दोनों के परिवार हैं, दोनों के परिवार अलग-अलग हो चुके हैं, दोनों अकेले अकेले रह गए हैं। जो यामिनी उसका पति है आशुतोष है, वो भी किसी कहीं दूसरी महिला के साथ रहता है। उसकी एक बेटी है जो कभी आती है, कभी नहीं आती है। वह जीवन में अकेली रह गई है और बाद में उस सुशांत को पछतावा होता है कि वह अपने आप को अपराधी मानता है और इस अपराधी मान करके वह उस यामिनी के लिए अस्पताल ले जाता है और वहाँ उसका इलाज करता है। इस तरह उर्मिला शिरीष जी इस कहानी को एक हमारे जीवन की कहानी बना देते हैं जिसमें भाषा में गहरी रागात्मकता है और ये रागात्मकता हर कहानी में मैंने देखने को मिली है और ये रागात्मकता ही उनकी कहानी को खास बनाती है। परिवार के केंद्र में परिवार रहता है इनकी कहानियों के केंद्र में। एक कहानी है इनकी अत्र कुशलम तत्रास्तु जिसमें एक दादाजी हैं जो चाहते हैं कि सारा परिवार एक साथ रहे। वो अपने सभी लोगों को कर्म का पूजा करते हैं, उसके लिए चाहते हैं कि सब लोगों को बुलाते हैं और उनका विदेश में एक पोता रहता है, उसको बुलाते हैं और वो जब आता है तो अपने अतीत में जानने की कोशिश करते हैं और अतीत में सारी चिट्ठियों को टटोलते हैं। उन चिट्ठियों में सब जगह जो चिट्ठियाँ उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को लिखी हैं और उसके अंदर यही लिखा होता है कि शुरुआत करते हैं अत्र कुशलम तत्रास्तु। वो दादाजी परिवार की बेहतरी के लिए, परिवार की कुशलता के लिए अपने बेटों को समझाते हैं, साथ रह करके जब साथ रहने के लिए बेटे नहीं मानते तो बहुओं को समझाते हैं। ये एक बहुत बड़ा वितान उर्मिला शिरीष जी इस कहानी में रचते हैं और जब पोता वापस जाने लगता है तो उसको एक पोटली देते हैं। उस पोटली में वो चिट्ठियाँ शामिल होती हैं जिन चिट्ठियों में अत्र कुशलम तत्रास्तु लिखा होता है। कहना ये चाहती हैं उर्मिला जी कि अपनी विरासत को किस तरह हम बचाया जाए। संबंधों में जो रिक्तता आ गई है, उसके लिए उसको हम अपनी विरासत में यदि उसको तलाश करेंगे तो शायद हम इस रिक्तता से, संबंधों की रिक्तता से बाहर आएँगे और कहानी में, पूरी कहानी में संबंधों को बनाए रखने की जद्दोजहद है, जो एक बूढ़े दादाजी करते हैं और ये जद्दोजहद हमारे समय के लिए होनी चाहिए। हर व्यक्ति में होनी चाहिए कि संबंधों को हर हाल में बचाया जाए,
चाहे अतीत के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से। एक और कहानी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, विभावरी, शायद नियति कहानी का नाम है मेरे ख्याल से, जिसकी विभावरी है, एक नायिका है जिसका पति आत्महत्या कर लेते हैं और उसके पास एक छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी है, जिसके पास नौकरी नहीं है, उसकी सास से उसके संबंध अच्छे नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। तो उर्मिल शिरीष जी उस विभावरी, उस महिला के जीवन में फिर से राग पैदा करने की कोशिश करते हैं और एक ऐसे शख्स की तलाश करते हैं, दिनेश नाम की, जिसका भी परिवार, जिसकी पत्नी नहीं है, उसका प्रिया नाम है, उसकी पत्नी का, उसका देहांत हो चुका है और वे इन दोनों को फिर से मिलाते हैं और एक रागात्मकता की कहानी बना देती हैं उसको, कि उनको मालूम है कि किशोरावस्था की बेटी के साथ रहना बहुत मुश्किल है, तो वे बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष के बाद दिनेश को तैयार करते हैं कि उससे विवाह करने के लिए, फिर दोनों का विवाह हो जाता है। तो एक सकारात्मक अंत की ओर ये अपनी इस कहानी को ले जाते हैं। एक और कहानी है, देखेगा सारा गांव बंधु। एक अलग स्तर की कहानी है, जहां स्त्रियों का दर्द एकदम एक अलग स्तर पर आया है। एक कहानी में एक व्यक्ति द्वारा जो है कि वो अपनी डायरी में दर्ज करता है, अपने प्रेम संबंधों को अपनी डायरी में दर्ज करता है और अपनी भावनाओं का किस तरह इजहार करता है। डायरी में उसके बेटे को पता चलता है कि वो यानी मेरी माँ से जीवन भर प्रेम नहीं कर सका, और जब वो बाद में रजब नाम उसका रजब है, जब उसका दूसरी पत्नी का देहांत हो जाता है तो आता है, और फिर जिस स्त्री से उसके पिता चाहते हैं, जिस स्त्री को चाहते हैं, तो वो स्त्री उसके पिता के मरने के बाद अपने बेटे के पास उसके बेटे के पास आती है और कहती है कि अब तुम्हारे सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये जो द्वंद्व है बेटे और पिता का, बेटा जब पिता की डायरी पढ़ता है तो ये सारा द्वंद्व उसके अंदर उभर कर आता है, और मरने के बाद, उसकी प्रेमिका के मरने के बाद वो बेटे से मिलने आती है, तो सुभाष को लगता है कि उस महिला को लगता है कि कोई हमारा हो जिससे हम आधी रात को भी बात कर सकें, और वो उससे कहती है कि अब तुम हो, इस सारी दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। ये एक मेरे हिसाब से एक अच्छी कहानी है, और एक अच्छी कहानी की खूबी ये भी होती है कि वे अपने कथ्य में बहुत ज़रूरी बातें छिपाए रखें। उर्मिला जी की कहानियों की ये खासियत ये भी है कि वे सब कुछ स्पष्ट नहीं करती हैं, अपने कथ्यों में बहुत सारी ज़रूरी बातों को छिपा कर रखती हैं। ये पाठकों पर निर्भर करता है कि उस ज़रूरी बातों को वो किस तरह पकड़ सकें और किस तरह उसको आत्मसात कर सकें। बेहद सूक्ष्मता के साथ है ना, इस कहानी में बहुत जगह बहुत ही सूक्ष्मता के साथ ब्राह्मणवाद भी आता है कि वो इसलिए शादी नहीं कर सका क्योंकि वो एक ब्राह्मणवादी संस्कारों से था और बाद में वो अपने पिता को कभी माफ नहीं कर सका था। जिसका अभी आपने वंदना जी ने संकेत किया, दुपट्टा कहानी का, एकदम नए विषय पर ये लिखी गई कहानी है। मैंने बहुत कम ऐसे विषयों पर कहानी लिखी गई है जहां स्त्री विमर्श, एक स्त्रियों के परिधान के माध्यम से स्त्री विमर्श के नए अर्थों को तलाश करती है। आखिर में इसी निष्कर्ष पर पहुंचती है कि दुपट्टा पहनना या ना पहनना कोई इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, कि जो हमारी सोच है उस सोच को, दुपट्टा पहनने की सोच को सामने रखती है, और कहाँ से रखती है, वो एक रंजीता नागर की पात्र की रचना करती है जो विदेश में रहती है, और वो आकर के इस चीज को बताती है कि दुपट्टा पिछड़ेपन, पर्दा या दकियानी सोच का प्रतीक नहीं है, या उसे ओढ़ने से अधिक सुंदर नहीं लगेंगे। कहानी के अंत में दुपट्टे की तारीफ करती हुई उसके एक अलग मुकाम पर ले जाती हैं, जो कहानी की एक बहुत बड़ी ऐसी बात है। कहानी में एक जो है ना, मैंने कहा ना, स्त्रियों के एक संघर्ष को, स्त्रियों के वजूद को दर्ज करती हैं। एक कहानी उनकी है, मैं उन्हें नहीं जानती, जो कहानी का, किताब का प्रमुख शीर्षक है। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है ये। एक पति है कहानी में, जिया है, एक महिला है, वो बीमार है, उसका इलाज होना है, फिर उसकी कोई मित्र आती है, उसके साथ वो मंदिर में घूमने जाती है, मंदिर जाती है, और वहां पर कहानी एकदम दूसरे स्तर पर पहुंच जाती है। एक तरफ तो उसका स्त्री का संघर्ष है, दूसरी तरफ मंदिरों में जो पाखंड है, मंदिरों में जो गंदगी है, वो देखती नहीं है। कहानी एकदम उत्कर्ष पर तब पहुंचती है जब वो उस पंडित को चाटा मार देती है जोर का, कि वो, क्योंकि उसके साथ वो कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है।
यानी कि जिया जैसी स्त्रियों को उर्मिला शिरीष जी एक रोल मॉडल के रूप में भी रखती हैं, मुझे ऐसा लगता है। और बाद में वो खुद स्वीकार करती हैं, जो उनकी कहानियों का एक सूत्र के रूप में यदि मैं कहूँगा, वो ये कहते हैं कि लड़कियों के पास अपनी पावर होनी चाहिए, उनके नाम की कोई संपत्ति होनी चाहिए, पिता के घर में उनका सम्मान होना चाहिए, जिससे उनका जिनके उनके अस्तित्व और उनके अस्तित्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कहानी का ये वाक्य जो है, ये कहानी का मर्म है, बल्कि उर्मिला शिरीष जी की सभी कहानियों के मर्म के रूप में इस कहानी को देखा जाए। बहुत सारी बातें हैं उनकी कहानियों को लेकर के, बस मुझे एक मीर का एक शेर ज़रूर याद आता है कि क्या-क्या कहा करे ज़ुबान कलम से हम। इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी कहने की चीज़ें हैं, पर हम क्या-क्या कहें। और उर्मिला जी के पास भी कहने के लिए इतनी सारी बातें हैं कि क्या-क्या कहें ज़ुबान कलम से हम। ये बात इसमें है। और इसी कहानी में पंडितों से बहस का जो चित्र इन्होंने खड़ा किए हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। और उसे एक अपना एक ज़िद है उसके अंदर, और इस ज़िद के माध्यम से इस कहानी के माध्यम से उर्मिला जी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती हैं। जैसा मैंने शुरू में ज़िक्र किया, और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती हैं, और हमारे पुरुषवादी समाज के सामंती तंत्र को तोड़ देती हैं, और अपने ही सहारे बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। ये इन कहानियों को एक अलग धरातल पर ले जाती हैं, जो कहानियाँ इनको, उर्मिला जी की कहानियों को एक खास बनाती है, जिसको शुरू में भी मैंने कहा, इनकी सारी कहानियाँ एक संवादात्मक हैं, और संवादों के माध्यम से ये कहानियों की संवेदना को सामने रखती हैं। इन कहानियों को पढ़ना, इनका विश्लेषण करना, और उर्मिला जी के मनोभावों को, उनके कथ्यों को समझना अलग बात है। बहुत पुराना उद्धरण है मार्क्स का कि सवाल दुनिया को देखने का ही नहीं, दुनिया को बदलने का भी है। यदि मैं कहूँ कि उर्मिला जी की कहानियाँ हमें दुनिया के बदलने की तरफ ले जाती हैं, दुनिया के बदलने की एक राह दिखाती हैं, तो अतिशयोक्ति ना होगी। इनकी कहानियों को पढ़ कर के मैं यही कहना चाहूँगा, हालाँकि फिर कभी और, पर कुछ अहम पहलुओं की ओर मैंने इनकी कहानियों की ओर इशारा किया। और मैं अपने पाठकीय बोध से जिस तरह उर्मिला शिरीष जी की कहानी को ग्रहण कर सका, वो मैंने आपके सामने रखा है। और आज अटूट बंधन ने मुझे इस पर बातचीत करने के लिए बुलाया। इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बस ये हो गया। बहुत आभार। आपने बहुत ही गंभीरता से कहानियों को खोला है, और कितने सुंदर सूत्र आपने पकड़ लिए कि उर्मिला जी की कहानियाँ जो हैं, वो कहीं न कहीं वो ऐसे बिंदु पे छोड़ती हैं कि जहाँ पाठक, और मैं बाद में क्वेश्चन भी पूछूँगी, मेरा एक सवाल है इससे संबंधित, कि पाठक उसे 2 तरह से ले सकता है। आप जिस तरफ खड़े हैं, आप उस तरह से उस कहानी को ले सकते हैं। और जिया का कैरेक्टर वाक़ई में बहुत ही सशक्त कैरेक्टर है। और ये बात बहुत अच्छी लगी जब जिया से छोटी बहन पूछती है, तुम्हारे एक करने से क्या होगा? तो कहती है कि मेरे एक ना मतलब मैं नहीं करूँगी तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन एक करने की जो ज़िम्मेदारी होती है, हम भले ही अकेले पड़ जाएँ, लेकिन अपने हिस्से का दायित्व, अपने हिस्से के प्रश्न हमें पूछने हैं, अपने हिस्से का समाज सुधार का दायित्व तो हमें निभाना है। और इस एक के वजह से ही हम तो अकेले पड़ जाएँगे सोच कर के, सारे सामाजिक सुधार रुक जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब ये कहानी सारी कहानियों में है कि कहीं न कहीं हम अकेले पढ़ रहे हैं, लेकिन हमसे ही शुरुआत होगी, और हमसे ही ये ज़माना बदलेगा, जब इस सोच के साथ ये सारी कहानियाँ चलती हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने अगले वक्ता को आमंत्रित करना चाहूँगी, जो इन कहानियों को खोलें, अपनी तरीके से खोलें, क्योंकि हर पाठक की प्रतिक्रिया एक अलग दृष्टि लाती है, और कहानियों को समझने में और उनकी सुंदरता को समझने में और भी ज़्यादा समर्थ करती है पाठकों को। तो मैं बहुत ही आदर के साथ पंकज शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी, और उनका छोटा-सा परिचय मैं पढ़ना चाहूँगी। आप मूलतः बिहार के जमुई जिले से संबंधित हैं। प्रारंभिक शिक्षा धनबाद, झारखंड से। जामिया मिलिया इस्लामिया से एमए, एमफिल और हिंदी कहानी के संदर्भ में पाठकीय प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण विषय पर पीएचडी। विभिन्न पत्रिकाओं में आलोचनात्मक लेख तथा समीक्षाएं प्रकाशित हुई हैं। कई वर्षों तक युद्धरत आम आदमी से जुड़े रहे। पाखी साहित्यिक पत्रिका के बतौर कार्यकारी संपादक और संवेद पत्रिका का शिव मूर्ति विशेषांक के अतिथि संपादक भी रहे। रामचरण जोशी
जी का मीडिया समग्र पुस्तक का 5 भागों में संपादन सहित 6 पुस्तकों का संपादन किया है। कथा समय 25 भागों में पुस्तक पर कार्य जारी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। वर्तमान में आप सहायक प्राध्यापक हिंदी के हैं और मैं बहुत ही आदर के साथ आपको आमंत्रित कर रही हूँ और आप इस पुस्तक पर, इन कहानियों पर अपने विचार रखें। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम उर्मिला मैम, आप सभी को नमस्कार। हरियस सर नमस्कार। जितना लंबा चौड़ा मेरा परिचय दिया गया उतना लंबा चौड़ा मेरा परिचय एक्चुअल में है नहीं, लेकिन दिया गया है। और जब मुझे लगता है कि जब कोई कहानीकार जब अपनी पहचान बना ले या कोई कहानी अपनी पहचान बना ले तो सारी आलोचना, सारी समीक्षा, सारी टीका, सारा मूल्यांकन सब फीका पड़ जाता है। उर्मिला सीरीज एक कहानीकार के रूप में बहुत पहले से स्थापित है, बहुत पहले से पहचान बना चुकी है। मतलब 1983-84 में उनका संग्रह छप गया। पिछले 40-50 सालों का लेखन है। उन्होंने अपनी पहचान बना ली, वो अपनी कहानियों से पहचानी जाती है। तो हमारी आलोचना, हमारी समीक्षा सब फीकी है इनके सामने। लेकिन चूंकि अब एक संग्रह आया है, हम लोग उस पर बात करने के लिए आए हैं। 14 कहानियों का संग्रह है ये, 14 कहानी। 2-3 दिन पहले, अभी तक किताब मुझे मिली नहीं, उर्मिला मैम से मैंने उसका सॉफ्ट कॉपी मंगवाया और लगभग मैंने सारी कहानियां पढ़ी। और सारी कहानियां लगभग कहने का मतलब है कि 1-2 कहानियां छूट भी गई। और छूट इसलिए गई क्योंकि एक कहानी बार बार 2 बार भी पढ़ी और 3 बार भी पढ़ी। एक कहानी को 2 या 3 बार मुझे पढ़नी पड़ी। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं कितना बड़ा पढ़ाकू पाठक हूं, मैं ये बता रहा हूं कि कहानियां पढ़ी जा रही है, पढ़ी जाने वाली कहानियां लिखी गई है। मतलब पाठक इन कहानियों को पढ़ जाएंगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ जाएंगे। और इसी चक्कर में मुझसे 1-2 कहानियां रह गई होगी तो रह गई होगी। कहानी का जो कहानी संग्रह का शीर्षक है, क्या है शीर्षक? मेरे ख्याल से मैं उन्हें नहीं जानती। देखिए, मैं उन्हें नहीं जानती। मुझे लगता है कि जो भी कहानीकार हुए आज तक, चाहे वो प्रेमचंद हो, रेणु हो, निर्मल वर्मा हो, जो भी कहानीकार हैं, उनकी एक केंद्रीय भाव कहानी की होती है। चाहे वो उषा प्रियंवदा हो, मनु भंडारी हो, एक केंद्रीय भाव कहानी का उस कहानीकार का होता है कि भाई ये कहानी इस तरह से, इस फॉर्मेट में ये कहानी लिखती है। उर्मिला जी का भी एक है, इनका एक केंद्रीय भाव है। जब कहानी हम पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ ऐसी खास बात हर कहानी से निकल कर आती है। जैसे रिश्ता इनकी हर कहानियों में आता है। और कहानियों में दरवाजा भी आता है। दरवाजे नाम से कहानी भी है, लेकिन आप देखेंगे कहानी को आप पढ़ेंगे तो दरवाजा आएगा किसी ना किसी रूप में। वो चाहे मन का दरवाजा हो, घर का दरवाजा हो, दिमाग का दरवाजा हो। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो दरवाजे की कुंडी को खटखटाती है, खोलती है कि भाई दुपट्टा कहानी आएगी तो आपके दिमाग के दरवाजे की कुंडी खटका देंगी। अनकहा कहानी जब आएगी तो आपके मन के दरवाजे की कुंडी खटका देंगी। जब वो मुझे नहीं जानती तब आपके दिलो दिमाग की कुंडी खटका देगी। असल में ये जो मैं कहानी पढ़ रहा था, पूरी कहानी, तो मुझे बार बार दरवाजा ध्यान आ रहा था कि कहां कहां दरवाजा है, दिमाग में है, मन में है। और वो दरवाजा कभी कभी तो चाबी खो जाती है। मन का जब दरवाजा बंद हो जाए और चाबी खो जाए तो वो आदमी कैसा होता है, कैसा हो जाएगा वो आदमी एकदम दरवाजा का कैरेक्टर की तरह हो जाएगा। वो जी ही नहीं पाएगा। वो सारा भोग विलास, सुख सुविधा, वो सब कुछ छोड़कर भागेगा जब मन का दरवाजे की कुंडी
बंद हो जाए, ताला लग जाए और वो चाबी खो जाए। वो अपना सब कुछ छोड़कर फिर हिंदुस्तान लौटता है। और जब वो अपनी जिससे वो विवाह करना चाहता है या जिसको वो विवाह करना भी नहीं चाहता हो, जिसको वो पसंद करता है, और जब वो फोन करता है और वो जिस भी स्थिति में होती है उस स्थिति में वो स्वीकार कर लेता है, तो वहां पे फिर मन का दरवाजा खुलता है। अब देखिए सवाल, मैं बार बार हरियर सर, मैं बार बार सोचता हूं कि कहानी अच्छी या बुरी कैसे हो सकती, कैसे हम उसके मापदंड क्या है। क्या कोई बहुत बड़े विषय पर कहानी लिख दे तो वो क्या कहानी अच्छी हो जाएगी? क्या बड़े बड़े विषयों को उठा ले, आतंकवाद, हत्या, बलात्कार, बहुत सारे विषय हैं, उन विषयों को, बड़े बड़े विषयों को उठाकर कहानी लिखने लग जाए तो क्या कहानी बड़ी हो जाएगी, कहानी अच्छी हो जाएगी? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं हो सकती। कहानी तो एक छोटी घटना, छोटे से छोटे भाव पर लिख दे तो वो कहानी अच्छी हो जाती है, अच्छी हो सकती है। उसकी गारंटी है कि छोटे छोटे भावों पर भी कहानी अच्छी हो सकती है। आप देखेंगे कि उर्मिला जी की जितनी भी कहानी है, कोई बड़े बड़े विषयों पर है ही नहीं। कोई आतंकवाद नहीं आता, कोई अपहरण नहीं आता, कोई हत्या लूट नहीं आता, कोई आत्महत्या नहीं आता, कोई इस तरह का डिबेट ही नहीं आता। डिबेट क्या आता है? डिबेट क्या आता है कि आप दुनिया को जानते कितना है। जो कहानी संग्रह का शीर्षक है कि मैं उन्हें नहीं जानती। आप इस पर बात कर लीजिए, घंटे 2 घंटे बात कर सकते हैं इस केवल शीर्षक पर कि आप किसी को कितना जानते हैं। और अगर आप जानते भी हैं तो जानने का जो दावा है आपका वो सिर्फ बाहर बाहर है, भीतर तो आप दावा कर ही नहीं सकते, भगवान भी नहीं कर सकता। क्योंकि जो मनुष्य बना दिया है भगवान ने, उसको एक मन दे दिया है, और मन बहुत बहुत दुनिया का कोई मशीन नहीं है कि मन में जो चल रहा हो वो बता दे, बता नहीं सकता। तो आप किसी को कितना जान सकते हैं? मैक्सिमम कितना जान सकते हैं? नहीं, मतलब आप जितना जानेंगे आपको लगेगा कि अरे अब 20 साल किसी से रिश्ता होता है और एक छोटी सी बात के लिए लगता है कि वो रिश्ता टूट गया, और आपको फिर पता चलता है कि ये तो बहुत खराब आदमी था। 20 साल के बाद आपको पता चलता है खराब आदमी था। आप 20 साल कर क्या रहे थे नहीं पता चलता है। क्यों? क्योंकि हम उतना नहीं जानते, हम जानने का दावा नहीं कर सकते। हम बाहर में बाहरी तौर पर हम दावा कर सकते हैं कि ये आदमी सुंदर है, ये आदमी सांवला है, ये आदमी लंबा है, ये आदमी बदसूरत है, ये आदमी बहुत खूबसूरत है। इसका दावा तो हो सकता है, लेकिन आप मन के दावा को आप जैसा और क्या है, एक चीज और, मैं बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही है दरअसल, और चूंकि मैंने कहानियां पढ़ी है ना, ये पिछले 1-2 दिन में पढ़ी है, तो हर कहानी मेरे दिमाग में आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस कहानी में ये उदाहरण दे दूं, इसको ये उदाहरण दे दूं, तो मेरा कॉमा फुल स्टॉप गायब हो जा रहा है सेंटेंस में। आदमी जब भावावेग में होता है तो उसके शब्द तितर बितर हो ही जाते हैं। तो मेरे शब्द इधर तितर बितर हो गए, मैं समझ रहा हूं, मैं जानता हूं। देखिए, मैंने एक थोड़ी देर पहले जो बात कही थी कि उषा प्रियंवदा, मनु भंडारी, जो भी कहानीकार होती हैं, उनका एक केंद्रीय भाव होता है। मैं समझता हूं उर्मिला श्री जी का जो केंद्रीय भाव है वो जीवन का दर्शन है, घटनाओं का दर्शन नहीं है। घटनाओं पर वो कहानी लिखती ही नहीं है, वो जीवन के दर्शन पर कहानी लिखती हैं। वो रिश्तों के बदलाव पर कहानियां लिखती हैं। घटना उनके कहानी में, किसी भी कहानी में नहीं आती होगी तो मुझे नहीं पता, मैं शायद नहीं पकड़ पा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि और एक बात यह है कि जीवन का दर्शन और सत्य। मुझे नामवर जी की बात याद आती है। नामवर जी लिखे थे एक बात कहीं पर कि अगर आपने सत्य की उपेक्षा कर दी तो वो लगभग हत्या की तरह का मामला है। सत्य की उपेक्षा का मतलब हत्या है, आप हत्यारे हैं। आदमी किसी को चाकू मार दे तभी वो हत्यारा होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपकी उम्मीदों को, आपको छल ले, आपको ठग ले, तब भी वो हत्यारा हो जाता है। भले कानून में उसकी कोई धारा नहीं होती, कानून में कोई धारा कैसे लगा सकता है? अब कहा अनकहा कहानी में आप चले जाइए, कहा अनकहा, हम किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है आज। अगर मुझे कोई कहे मैं 4 बैग लेके जा रहा हूं स्टेशन में, ऐसा कई बार हुआ कि मेट्रो में मैं गया, स्टेशन में गया, कोई औरत या कोई लेडी या कोई व्यक्ति, बूढ़ा आदमी
4 बैग लेकर जा रहा था, मुझे लगा कि चलो एक बैग मैं उसका उठा देता हूं। वो घबरा जाता है कि कहीं मेरा ये बैग लेकर भाग ना जाए। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन वो मेरी मदद नहीं लेना चाहता। वो भले सीढ़ी से धनमना कर गिर जाए, लेकिन वो मदद नहीं लेना चाहता है। कहा अनकहा कहानी में एक आदमी है, उसकी पत्नी मर गई है उस हॉस्पिटल में। वो जाता है, उस हर मरीज की मदद करना चाहता है, लेकिन हर किसी के वो संदेह के घेरे में है। वो ऐसा लगता है कि क्रिमिनल है। आदमी आदमी पहचान नहीं पा रहा है। पहचान, मैंने कहा फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि जो मनुष्य है, मन का जो दरवाजा है, मन में जो चलने वाले उथल पुथल है, उसको कोई नहीं जान सकता। और उसको लिखने का प्रयास जब कोई लेखिका या कोई कहानीकार करना चाहता है या करते हैं, तो वो मामला बहुत जटिल हो जाता है। आप देखिए, कहानी उर्मिला जी की जितनी भी कहानियां हैं वो सरल है, सपाट है। आप सरल और सपाट आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। सरल और सपाट कुछ होता नहीं है। बेसिकली सादगी से भरी हुई है कहानियां। जितनी भी कहानियां हैं सादगी से भरी है। कहीं कोई चमत्कार नहीं है, कहीं कोई शिल्प का चमत्कार नहीं, कहीं कोई भाषा का चमत्कार नहीं। कोई कोई कहानी अमेरिका भी जा रही है तब भी वो भारतीय परिवेश में है, भारतीय जीवन शैली में है। मतलब वो नहीं कि अमेरिका जाकर भाषा बदल जा रही है, अमेरिकन हो जा रहा है सब कुछ, कल्चरल डिफरेंस हो जा रहा है। कल्चरल डिफरेंस भी नहीं हो रहा है। तो इसको कहते हैं सादगी, कि हम जहां भी जाएं, मतलब हम किसी शादी में जाएं और सामान्य सा कुर्ता पजामा पहन के चले जाएं तो लोग मेरे ऊपर कोई हंसेगा नहीं, वो मेरी सादगी पर फिदा हो सकता है। जो हंसेगा वो मूर्ख किस्म का आदमी होगा। तो अब मैं जरूरी नहीं कि मैं कॉलेज रोज जाऊं तो कोट टाई पहन के जाऊं। कोट टाई पहन के जाऊंगा, भले वो सादगी वो भी है। कोट टाई पहनना मतलब कपड़े की बात जब आती है तो दुपट्टा कहानी को आप याद कर लीजिए। दुपट्टा कहानी मतलब कि हम कपड़े से किसी को किस तरह से जज कर सकते हैं? नहीं जज कर सकते कपड़े से। और कपड़े से जज मतलब एक बात तो ये भी है ना कि हमें तैयार किया गया है कि आप ऐसा सोचें, आप ऐसा दिखें, आप ऐसा बने। ये तैयार किया गया है हम लोगों को। ये हमारी जो तैयार कंडीशनिंग है वो साल 2 साल 5 साल की कंडीशनिंग नहीं है, 5000 सालों की कंडीशनिंग है। हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो सिर्फ मेरी उम्र का वो नहीं है। मेरी जितनी उम्र है उतना ही का मैं समझदारी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पिछले 5000 सालों में जो ज्ञान विज्ञान की बातें हुई है, जो मेरे सामने ज्ञान विज्ञान की चीजें रखी गई है, मैं उन सब का निचोड़ जी रहा हूं। मैं सिर्फ अकेला नहीं जी रहा हूं। तो जब कोई कहानी लिखता है, कोई कहानीकार रचना करता है, तो वो सिर्फ एक घटना की बात नहीं करता, वो पूरे जीवन की बात करता है। वो एक देश की बात नहीं करता, वो पूरे मनुष्यता की बात करता है, पूरे संसार की बात करता है। और मुझे लगता है कि उर्मिला मैम जिस 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 फेज पर कहानियां लिख रही है, जिस पड़ाव पर, जिस जीवन के जिस पड़ाव पर कहानियां लिख रही है, वहां पे आप देखिए कि एक आदमी है, अमेरिका में है, अच्छा खासा जी रहा है, बढ़िया पैसा कमा रहा है। अचानक उसको उससे वो उबने लगता है। उसको लगता है कि नहीं, हमको उसके पास जाना चाहिए, हमको अपना देश जाना चाहिए। वो अपने देश को में लौटता है, फिर एक डायरी निकालता है, फिर अपने एक परिचित को फोन करता है, फिर उससे मिलने जाता है। मतलब वो चाहे तो वो ना भी करे, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, क्या दिक्कत है भाई, क्या प्रॉब्लम है उसको। लेकिन वो जब आप जब सब कुछ जी लिया आपने, उसके बाद क्या? उर्मिला जी की कहानियां बार बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ जीने के बाद भी बहुत कुछ बचा हुआ है करना। हमारे पास हमने सब कुछ, मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, मुझे क्या जरूरत है अब जीने की? नहीं, जीने की जरूरत है। जीवन आपका आपके हिसाब से खत्म नहीं हो सकती। आपका जीवन चाहे जैसा हो, आप तय नहीं कर सकते कि आपको कब तक जीना है और आप कब मर जाएंगे। ये नेचर तय करेगा। और जब तक आपको जीना है तब तक आपको कुछ ना कुछ करना है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहना है। तो वो कहानी उर्मिला जी की जब कहानियां आप पढ़ते हैं तो एक बूढ़ा आदमी भी है, वो इन्वॉल्व होना चाहता है, वो जीना चाहता है। स्पेस कहानी है। एक बूढ़े आदमी को कौन सा स्पेस चाहिए?
क्या जरूरत है उसको किराए का एक अलग से मकान में? क्यों नहीं अपने बच्चों के साथ रह सकता है? क्यों नहीं अपने परिवार के साथ रह सकता है? वो क्यों स्पेस का डिमांड करता है? हर आदमी को एक स्पेस चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक चल गया, ये एक फॉर्मूला चल गया या एक टर्म चल गया है कि हर स्त्रियों का एक अपना कोना होना चाहिए, हर मनुष्य का एक अपना कोना होना चाहिए। भाई आप स्त्री और पुरुष क्यों करने के चक्कर में लगे? उसकी जरूरत क्या है? जहां पे जरूरत होगी वहां पे करेंगे ना। जहां पे मेट्रो पे बैठेंगे और जब स्त्री खड़ी होगी तो वहां पे हम उसको बिठाएंगे ना। एक बुजुर्ग खड़ा होगा हम उसको बिठाएंगे ना। जीवन के हर पक्ष में स्त्री पुरुष, मुझे तो पुरुष शब्द से भी बड़ी दिक्कत होती है। पुरुष जब कोई बोलता है तो मुझे लगता है कि राम भगवान याद आते हैं, कृष्ण भगवान याद आते हैं, और हम उस पर खड़ा नहीं उतर सकते। हम पुरुष का जो विशेषताएं हैं या पुरुष के बारे में जो कहा गया जो गुण है, उन गुणों पर हम खड़ा नहीं उतर सकते हैं। भाई हमको तुम पुरुष क्यों कहते हो? हमको मर्द कहो। जब हम एक स्त्री को स्त्री कह रहे हैं तो हमको तुम पुरुष क्यों कहते हो? हमको मर्द क्यों नहीं कहते? कि मर्द रचनाकार क्यों नहीं कहते? पुरुष रचनाकार क्यों कहते हैं? भाई आप कहिए ना मर्द रचनाकार, स्त्री रचनाकार हो सकती। मतलब मर्द का तो एक गुण हो सकता है, पुरुषोत्तम तो बहुत बड़ी चीज है ना। पुरुष तो होना बहुत बड़ा चीज है, बहुत न्याय, समता, अपना लोकतंत्र, बहुत कुछ है जो मनुष्य एक आम आदमी नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजों का जो हम डिमांड करते हैं ना, वो डिमांड एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। भाई लोकतंत्र अपने पूरे रूप में एग्जिस्ट नहीं करता। आप ढूंढते रहिए लोकतंत्र को, दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी घर में चले जाइए, आप मुकेश अंबानी के घर चले जाइए, अमिताभ बच्चन के घर चले जाइए, शाहरुख खान के घर चले जाइए, लोकतंत्र अपने पूरे रूप में वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो अपने आप में यूटोपिया है। और हम हमेशा दावा क्या करते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र है, लेकिन वो अपने पूर्ण रूप में नहीं है, पूर्ण रूप में हो नहीं सकता, जीवन में भी नहीं हो सकता। तो मेरा टाइम हो गया क्या? मेरा टाइम हो गया वंदना जी? वंदना जी बात रख सकते हैं अपनी। नहीं, मेरा टाइम होगा तो मुझे बताइएगा। जी टाइम तो हो गया है, पर आपको कोई नहीं, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है। मैंने इसको टाइम, आप बहुत जल्दी इसको पढ़ लेंगे। जी। लेकिन ये है कि भाई जी जब एक दो बात बोलकर मैं खत्म करता हूं, कंक्लूड करता हूं अपनी बात को, क्योंकि आप बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी यात्रा, कोई यात्रा आप अचानक छोड़ देंगे ना तो वो बहुत अटपटा होता है। जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाना चाहिए। नहीं आप पूरा समय लीजिए। आप पूरा समय लीजिए, कोई नहीं, यहाँ पे और लोग हैं भाई। क्या होता है ना कि इसीलिए हम बीच में जी टोक नहीं रहे थे। हमने कहा कि नहीं, एक उसमें समग्रता से सुनना होता है ना, तो इसलिए आप पूरा समय लीजिए। मैं चूंकि मैं 2-3 दिनों से इस पूरे संग्राम में लगा रहा हूं, और देखिए मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। उर्मिला जी कैसे एक कहानी का शीर्षक इनका आता है बांधो ना नाव इष्ठाओ बंधु, एक कहानी में शीर्षक आता है देखेगा सारा गांव बंधु। तो आता है ना, मैं सच ठीक बोल रहा हूं ना? तो ये जिंदगी को जब 360 डिग्री में देखती हैं तो हम इनकी कहानियों को भी 360 डिग्री मतलब समग्रता में देखेंगे, तभी बात पता चलेगा कि क्या कहानी। देखिए कहानी, मैंने कहा कि अनुभव से या घटना से कहानी नहीं बनती। कहानी सिर्फ इससे बनती तो फिर हर किसी के पास अनुभव है, हर किसी के पास, और वो लिखवा लेगा किसी से, क्या दिक्कत है? अगर चाह ले तो किसी से भी लिखवा लेगा और कहानीकार हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है। जब कहानी आपकी पूरी चेतना पर मतलब ये होता है ना कि नशा चढ़ जाए किसी रचना का, किसी कहानी का, तब आपको लगेगा कि ये कहानी है। हमें लगता है कि कहानी अच्छी है, कहानी बुरी है, इसका फैसला तभी होता है जब आप इसको देखिए कि आपकी चेतना पर वो कितना नशा चढ़ा है उस कहानी का।
आप कोई कविता पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो आपकी चेतना में नशा चढ़ा होता है। तो रचना का मूल्यांकन आप शब्दों से, भाषा से, संवेदना से, शिल्प से अगर करने की कोशिश करेंगे तो फंसेंगे बुरी तरीके से। हमें लगता है कि पूरे प्रभाव आपकी चेतना पर, आपके दिमाग पर, आपके पूरे जीवन आपने जो जिया है उन सब जीवन पर एक रचना का प्रभाव कितना पड़ता है, किस रूप में पड़ता है। अगर बहुत सकारात्मक रूप में पड़ा, कलात्मक रूप में पड़ा और आप बेहतर हो गए तो रचना की सफलता है। उर्मिला जी की कहानी कभी कभी नशा की तरह चढ़ती है, नशा जैसे नशा हो गया हो, आप उसी में होते हैं। मैं आज क्लास में बेवजह मैं 2-3 कहानियों का जिक्र कर रहा था, बेवजह, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आदिकाल भक्तिकाल पढ़ाने वाला आदमी, मैं कहानियों की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरी चेतना पर चढ़ गया है। तो आप इस कहानी, इस संग्रह की सफलता मानिए। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं, मेरी हैसियत नहीं है मुबारकबाद देने की। उर्मिला जी बहुत बड़ी कथाकार हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आप जब एक पहचान, जिसकी पहचान बन चुकी है, वहां पर आप कुछ भी बोल लीजिए, मेरा बोलने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इनकी रचनाएं पाठक तक पहुंचेगी, पाठक पढ़ेंगे और पाठक का जीवन उससे बदलेगा, जीवन प्रभावित होगा। मेरा बोलना और ना बोलना यही रह जाएगा। नमस्कार, शुक्रिया। बहुत अच्छा, आपने बहुत डिटेल में सब एनालिसिस की, और दरवाजे से जो आपने बिंब साधा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं पर ये दरवाजे जो है ये खुलने चाहिए और कहीं दरवाजे बंद होने चाहिए, कहीं ये मानसिक रुग्णता है और कहीं ये दिमाग खोल देने वाली बातें हैं। और कहानियां पे और आगे बात करने के लिए मैं अगली वक्ता को बुलाती हूँ, डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी जी को, और उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। अर्चना त्रिपाठी जी की लेखनी जो है सभी विधाओं में चल रही है। उनके ज्यादातर जो लेखनी के विषय हैं वो रिश्ते के बदलते रंगों पर है। आज का परिवेश थोड़ा सा स्वार्थ के लिए रिश्तों की परवाह किए बगैर बड़े से बड़ा दुख देने से नहीं हिचकता। आम जनता के कष्ट, गरीबों के दुख, उनके अभाव उन्हें मजबूर करते हैं लिखने को। जिंदगी की सच्चाई को शब्दों में उतारना उन्हें सुकून देता है। कभी समाज में हो रहे अन्याय को देखकर कुछ ना कह पाने की छटपटाहट को शब्दों में बांध देती हैं, जो कविता या कहानी बनकर उभरती हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में वो निरंतर सक्रिय हैं। कविताएं, गजलें, आलेख, पुस्तक समीक्षा में वो निरंतर सक्रिय रह करके साहित्य को समृद्ध कर रही हैं। तो बहुत स्वागत के साथ, बहुत आदर के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए और इस पुस्तक पे अपने विचार व्यक्त करें। सबको प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले सर ने जितनी बातें कर दी, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहानी में को पूरे समग्रता में इस कथा संग्रह को बता दिया। मैं बार बार उनकी बातों को सुन के बहुत खुश हो रही थी कि मेरे मन की बात उन्होंने कह दी। और जैसा कि अभी पंकज जी ने कहा कि प्रतिष्ठित लेखिका तो उर्मिला शेष जी बहुत पहले ही हो गई है, लेकिन मजा तब आता है जब वो दूर बैठे, यानी हम कहीं भी हो, भारत के किसी भी क्षेत्र में हो या भारत से बाहर भी हो, तो भी महिलाओं की वही स्थिति है। इस चीज को समझती हैं। तो एक जो नशा की बात उन्होंने की कि इस कहानी को मैंने इनकी सारी कहानी पढ़ लिया, और कुछ कहानियों को तो मैं सहमत हूँ कि 2-2, 3-3 बार पढ़ा, कारण कि वो इतना अच्छा लग रहा था और मुझे समझ में आ रहा था कि लेखिका ने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी, मेरे मन में जो बातें थी। और जो रिश्तों की स्थिति है कि आज सच में हम कहीं भी बैठे हो, सबको एक दिन इस देह को छोड़ के जाना है, इस शरीर को छोड़ के जाना है, लेकिन थोड़े से स्वार्थ के लिए हम रिश्तों को जो एकदम से विभत्स रूप दे देते हैं, वो मुझे अंदर से बहुत कचोटता है। और कहीं ना कहीं इनकी हर कहानी में मैंने उस चीज को देखा। लेखिका की ये हिम्मत मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो बिना उसके बेटे और उसकी बहू की इजाजत के अपने पैसे लगाकर वो उसको अपने भारत भेजने के लिए स्थिति में है, क्योंकि लेखिका देख रही कि वाकई वो 2-3 दिनों से दिख नहीं रही है। इस कहानी, ये जो स्पेस शब्द आता है कि बेटे बहू को स्पेस चाहिए, उस पूरे दिल में तो नहीं ही है,
कमरों में भी जगह उसने नहीं दे रखी है। और लेखिका, हम बातें बहुत बड़ी-बड़ी कर लेते हैं कि कहानी के माध्यम से समाज को सुधारेंगे, लेकिन पहल करनी होगी। और लेखिका ने जो यहाँ ये पहल की है कि वो उस महिला को अपने पैसे लगाकर, कल को उनके बेटे इन पर बहुत दोष लगा सकते हैं कि आपने बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी जानकारी के इतना बड़ा काम क्यों किया। लेखिका इससे बिल्कुल डरती नहीं है और ये निर्णय लेती है। इसके लिए मैं एकदम नमन कर रही हूँ कि लेखिका आपने ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया और दूसरों को प्रेरणा दिया। मुझे तो बहुत सी प्रेरणाएं मिली इन कहानियों को पढ़कर। जो भी कहानी हो, जिसमें कि अभी मैं अगर सप्तधारा से बात शुरू करूं रिश्तों से, तो कि एक लड़की जो 4-5 बहनें हैं, अपने परिवार में है, जीवन उस परिवार में गुजरता है, लेकिन तुरंत विवाह होते वो इतनी पढ़ाई करती जाती हैं कि घर में उनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं। और जो भाभी रातों रात आती हैं, उनको लगता है कि इस घर पे पूरा अधिकार मेरा ही है। और भाई चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर वो करना चाहता है तो दबाव है और वो छुप कर रहा है। ये कहानी मुझे इतनी ज्यादा व्यग्र की, अंदर से मुझे लगा कि मैं इसको कैसे शब्दों में बताऊं, मुझसे नहीं रहा गया और मैंने लेखिका को रात को ही फोन कर दिया ये बताने के लिए कि ये बिल्कुल जीवंत कहानी है। मैंने अपने पटना में ही ये स्थिति कोरोना काल में देखा कि एक भाई कैसे अपनी पत्नी की बातों में, बहकावे में आकर पूरा घर तोड़ डालता है, उसका पूरा घर बिक जाता है और वो उसको इसका अफसोस नहीं है। लेकिन सप्तधारा जो कहानी आती है, इसमें वो भाई ये कदम उठाता है कि वो झूठ बोलता है, पत्नी को नहीं बताता। मैं कुछ पंक्तियां यहाँ उजागर करना चाहूंगी। भैया आप टेंशन मत ले, यार समाज में कितनी क्रूरता भरी है औरतों के बीच। इसके परिवार वाले एक एक महिला आकर रहते हैं तो कैसा स्वागत होता है। यानी बहू के परिवार के लोग आते हैं तो वो खुशी से सबको स्वीकार करती है, लेकिन वही जब भाई यानी उसके पति के परिवार के लोग आ जाते हैं तो बिल्कुल ही स्थितियां बदल जाती है, हर चीज कष्टकारी हो जाता है। कैसा स्वागत होता है। और मेरी बहनें घर में नहीं घुस सकती, कलह पैदा करके गालियां देकर ऐसा माहौल बना देती है कि मुझे लगता है बेचारियों को बेइज्जत करने के लिए क्यों बुलाओ। माने भाई चाह कर भी अपने घर में अपनी बहनों को नहीं बुला सकता। ये जो परिदृश्य अभी तत्काल तकरीबन घरों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो देश की बात हो या परदेश की बात हो, इन चीजों को लेखिका ने बड़े ही अच्छे से कहानी के माध्यम से समझाया है, दिखाया है। और कहानी लिख देने भर से बात नहीं बनती। जब पाठक उसमें अपने आप को देखने लगता है, उसे लगता है कि ये तो बिल्कुल हमारे समाज की कहानी है और हम ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हमारी लेखनी इस पर नहीं उठ पाई। समाज क्या कहेगा। लेखिका इन सारे बातों को छोड़ते हुए ये हिम्मत करती है, ये इनके लिए बहुत मेरे लिए वंदनीय है। और इससे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो सच्चाई है वो सामने आए। साहित्य समाज का दर्पण है, ये आदिकाल से कहते आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम उन चीजों को दिखाने से बचते हैं जो जिंदगी की सच्चाई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न उठेगा, मेरी बदनामी हो सकती है या मेरी चीजों को नकारा जा सकता है, मेरी लेखनी को पसंद नहीं किया जा सकता। मैं पुनः कुछ पंक्तियां दोहरा रही हूँ। मैं उसके घर नहीं जा सकता क्योंकि उसे नहीं जाना, उसे नहीं जाना। बताओ करो तो क्या करो, कैसे करो। आप हमारे घर आकर मिल लिया करो। हर एक से जासूसी करवाती है, ड्राइवर बाइयां सब इसके जासूस है। आप परेशान मत हो। असल में इन सब का एक ही मकसद है कि लड़कियों को अकेला कर दो, लड़कियों को अकेला कर दो। लेकिन लड़कियां कभी अकेले नहीं होंगी। लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से बहुत हिम्मत का काम किया। और जो बांधो न नाव इस ठाव बंधो, अब मैं कैसे बताऊं, मैं मेरी भी स्थिति अभी पंकज जी की तरह हो रही है। मैंने तो लेकिन बहुत इत्मीनान से हर कहानी को पढ़ा है और हर कहानी पे चूंकि शुरू में बातें हो चुकी है तो मुझे लग रहा है कि अब मैं क्या बोलूं, लेकिन बात तो करनी होगी कि जिया। सबसे पहली बात तो इस कहानी का जो शीर्षक है, मैं उन्हें नहीं जानती, तो इस कहानी संग्रह में जब उन्हें की बात आई तो मुझे लगा ये बहुवचन में बहुत लोगों की बातें हो रही। लेकिन जब इस कहानी को पढ़ा तो इस कहानी को मैंने 2 बार पढ़ा। जिया की क्या स्थिति, एक छोटी बहन को वो एक माँ की तरह अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाती है, लेकिन ये छोटी बहन कह रही है कि ये दीदी है, ये आदर सूचक है कि मैं उन्हें नहीं जानती। 15 साल उनसे छोटी बहन उसको इतने दिन से देख रही है, सारा काम
वो पूरे परिवार के लिए करती हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में जो द्वंद चल रहा है, वो मन में एक अकेली लड़ाई लड़ रही है। जबरदस्ती उनकी शादी कर दी जाती है, वो नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी उस चीज को वो झेलती रह रही है और अपने कष्ट को नहीं बता रही है। ये चीज हमको आपस में समझने की बात होगी कि महिलाओं की आदत होती है कि वो सबको खुश रखना चाहती है, लेकिन अपने दुख को उजागर करने से बचती है। और अपने दुख को कहने की बात भी आनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल गया है और सबको जीने का है। महिलाएं अब किसी चीज में कमतर नहीं है, लेकिन हम एक कमरे में रहकर, एक परिवार में रहकर उस जिया की मन स्थिति, उसकी वेदनाओं से हम इतने अनभिज्ञ हैं कि वो कितनी लड़ाइयां लड़ रही हैं और हमें पता नहीं, सबके कष्ट को देख रही है। तो क्या इस चीज को खुलकर नहीं आना चाहिए? क्या हमारी भावनाएं इस हद तक मर चुकी है कि हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं? और कहानी में लेखिका इसे उजागर कर रही है कि क्यों हम उन्हें नहीं जान पा रहे, बगल में रहते हुए हम उनसे इतने अनभिज्ञ हैं। एक और कहानी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वही ब्राह्मणों के पाखंड पर है, झूठ की चादर, और ईश्वर उन्हें माफ नहीं करेगा। ईश्वर तुम्हें माफ नहीं कि ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। वो खुद कमा रहा है, लेखिका उसकी बहुत मदद कर रही है। जो एक मैं है, जो एक सहायक है, उसने उसकी बहुत मदद की, लेकिन वो अपनी ही बेटी को अंतरजातीय विवाह पर रोका। हमारे समाज से ये जाति पाति वाली बातें, बड़ी छोटे की बातें, अभिजात्य वर्ग और निम्न वर्ग की बातों को खत्म करने के लिए ये अंतरजातीय विवाह होना। लेकिन हम टीका चंदन लगा के एक तरफ ये कहते हैं कि हम सब चीज को मान रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जब अपनी बेटी की बारी आती है, वो खैनी खा के थूक दे रहा है, ऑटो चला रहा है, और जब उसकी बारी आती है तो वो उससे बिल्कुल ही मुकर जाता है। ये चीजें भी कहानी को बहुत रोचक बनाती है। मुझे मैं आपको कैसे बताऊं कि ये कहानियां मेरे दिल को इतनी छू गई कि अभी तक कहानियों की लंबी एक परंपरा आ रही है। बहुत सी महिलाएं, पुरुषों ने कहानियां लिखी, लेकिन इस युग में ऐसी बातें जब आ रही तो इनको, यानी कहानी जिंदा है, स्थितियां आज भी वैसी बरकरार हैं, और उनको पाठक पढ़कर अपने को उसमें देख पा रहा है। ये कहानी को जीवंतता देती है कि हमारे समाज में जो फैले अभी बहुत से दुर्गुण हैं, बहुत सारी ऐसी रस्में रिवाज हैं जिनको कि तोड़ना बहुत जरूरी है, और लेखिका इसमें अग्रसर है। हम लोगों को इनकी कहानियां बहुत प्रेरणा देती है। मैं समय को देख रही हूँ, मुझे भी बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मुझे लग रहा है कि कार्यक्रम हम लोगों ने बहुत बोल लिया, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रही हूँ। अत्र कुशलम तत्रास्तु, ये भी एक दादा चाह रहे हैं कि पूरा परिवार मिलकर आकर फिर से रहे, और धरोहर के रूप में उसे वो पुरानी चिट्ठियां देते हैं कि इस परंपरा को तुम भले ही परदेश चले जाओ, लेकिन इसको बरकरार रखो, हमारे आपस के रिश्ते हमेशा बने रहे। हम कितनी भी सफलता की ऊंचाइयां छू लें, हमारी ये सोच होती है कि हम परदेश में जाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से सिस्टमैटिक जिएंगे, लेकिन वहां जाने के बाद लगता है कि हम थोड़े कम में ही थे, ठीक थे, अपने देश में थे, हमारे यहाँ सुकून था, अपना परिवार था, और हम सब मिलकर रह रहे थे। हमें खल नहीं रहा था कि मुझे लौटकर वापस अपने घर जाना। हमारा अपना घर, अपना देश भी है। ये अलग बात है कि अपना घर अपना होते हुए भी कभी कभी पराया हो जाता है। इन सारी बातों के साथ मैं लेखिका को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और इनकी सारी कहानियां बहुत सार्थक हैं। बहुत सी बातें सारी कहानियों पर हो चुकी है, इसलिए मैं अपनी उन बातों को यहीं रोक रही। बहुत बहुत थोड़े समय में आपने बहुत बढ़िया बोला और कहानियों को पूरी अच्छी तरह से खोला, और जो कहानियों में खास बात है उनको आपने इंगित किया कि कहानियां कहीं ना कहीं हमारी भारतीयता का समर्थन करती हैं, रूढ़ियों का विरोध करती हैं, और किसी भी समय उम्र के किसी भी पड़ाव पर फिर से अपने जीवन को नया आकार देने के समर्थन में खड़ी हैं। इसके साथ ही मैं अगली वक्ता को आमंत्रित करती हूँ। तो आदरणीय वंदना गुप्ता जी, आपको आमंत्रित करते हुए मैं आपका छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। आपने MA हिंदी से किया है, BEd PhD, कार्यस्थल वर्तमान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल सिलीगुड़ी में आप अध्यापन कर रही हैं। लेखन में आपकी जो किताबें हैं, अस्मिता की तलाश, मयूर पंख ख्वाहिशों के, फिर लौटेंगी स्त्रियां, विरह के वितान में, CP
में समंदर, छलांग मारती स्त्रियां, ये सारे काव्य संग्रह हैं। सरे बाजार कथा बांचती स्त्रियां आलोचनात्मक पुस्तक है जो अभी हाल में प्रकाशित हुई है। इसके अलावा आपको कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है और कई साझा संकलन भी हैं और आप निरंतर जो है आकाशवाणी कर्सियांग में कविताओं, वार्ताओं, कहानियों व परिचर्चाओं का प्रसारण करती रही हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आइए और कहानियों पर अपने विचार रखिए। सबसे पहले कहानी पर बात रखने से पहले मैं मीता वंदना वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने उर्मिला सीरीज जी के नई कथा कहानी संग्रह पर मुझे मंच साझा करने का अवसर प्रदान किया और हमारे पूर्व वक्ता जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आलोचक हैं और स्वयं उर्मिला सीरीज जी को मैं यथोचित सम्मान के साथ मैं अपनी बात रखती हूँ। उर्मिला जी की कहानियों को पढ़ने का अवसर मुझे मिला, ये भी मेरा सौभाग्य था और उस पर मैं बात कर रही हूँ, ये भी मेरा सौभाग्य है। मैं ये कहना चाहूँगी कि उर्मिला सीरीज जी वर्तमान समय की एक सजग कथाकार हैं। सजगता से तात्पर्य है कि उनके लेखन कौशल से नहीं, अपितु उनका जो सृजनात्मक और रचनात्मक विजन है उसकी बात मैं करूंगी कि वर्तमान समय में जब सामाजिक यथार्थ और विभिन्न सामाजिक संदर्भ और मानवीय मूल्यों में जो परिवर्तन आ रहा है, उन परिवर्तनों के बीच ये जो हमारी कथाकार हैं वो मानवीय जो वास्तविक मानवीय मूल हैं उनकी हिमायत करती नजर आती हैं, क्योंकि इन्होंने जो चिट्ठियां रखी हैं, चिट्ठियां है, झूला है और बहुत सारी चीजों को रखा है। चिट्ठियों को रखने का मतलब है कि तकनीकी युग में वो जो चिट्ठियां थी जो परिवार को भावात्मक रूप से जोड़ती थी या प्रेम के वो संदर्भ जो एक भावात्मक तंतुओं से जुड़े होते थे, उन चिट्ठियों के माध्यम से पूरी कहानी खुलती है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हम अपने अतीत की जो अच्छाइयां हैं उसको विसाए नहीं, उसको भूले नहीं। तो बहुत सजगता के साथ, बहुत सहजता के साथ वो अपनी बात रखती हैं सभी कहानियों में। मैं पहली कहानी की बात करूंगी कि देखेगा सारा गांव बंधु। उस कहानी में एक जो कथानायक है, जो भी उसका नाम है, मुझे क्योंकि उर्मिला सीरीज जी के समस्त कहानी के जो कथानायक है उनका नाम ऐसे सुशांत और सुभाष, इसमें मैं अंतर करना थोड़ा सा भूल रही हूँ, शायद सुशांत ही है, नहीं सुभाष है उस कहानी का मुख्य पात्र, खैर नाम को छोड़ दीजिए। तो उस कहानी में एक जो कमरा है और उस कमरे में जो प्रेम की रहस्यमयी दुनिया है, पूरा उस दुनिया में जो वो पात्र है उतराता है और डूबता है, और जब वो विचलित हो जाता है तो अपने बेटे को अपने प्रेम की असफलता के बारे में बताता है और अपने प्रेम के बारे में बताता है। यहाँ देखिए कि वो पात्र जो बेटा है वो पिता की बात सुनता है और उसे चिंता होती है माँ की कि माँ को पिता ने जीवन भर प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, उसके बाद भी वो पिता से नफरत नहीं कर पाता है, उनकी अवहेलना नहीं कर पाता है। और उनकी मृत्यु के बाद जब उस रहस्यमय अलमारी को खोलता है और धीरे धीरे जो है जो अतीत है उसके दृश्य पटल में उभरता है और उसके साथ जो पिता की चर्चा होती है, वो सारे संदर्भ उन चिट्ठियों के माध्यम से जब खुलते हैं, उन वस्तुओं के माध्यम से जब खुलते हैं कि पिता ने क्यों कहा था कि आप वहां जाकर उससे मिलना क्योंकि वहां एक मेरा मित्र है। उसके बाद जब वो गांव ले जाता है और गांव ले जाने के बाद जब वो अपने समस्त दोस्तों से मिलवाता है, अपने शिक्षक से मिलवाता है, उसके बाद जो है गांव की जो पूरी दुनिया है उसमें जो प्रकृति है वो सहयात्री की तरह जो है साथ चलती है। और उसके साथ बेटे का कहीं भी मुझे ये नहीं नजर आता है कि उन्होंने बहुत आक्रोश बेटे के अंदर दिखाया है। मुझे लगता है कि ये वर्तमान पीढ़ी का बेटा है जो प्रेम संदर्भों को समझता है और पिता को समझता है, लेकिन पिता के साथ माँ की चिंता उसे होती है। और जब पिता की मृत्यु के समय, सौदाह के समय जब उनकी प्रेमिका आती है तो नफरत करने के बावजूद भी वो जो है उनसे बात करता है और बात करने का समय लेता है। तो ये जो कहानी की कलात्मकता है, ये जो लेखिका का विजन है कि प्रेम संदर्भों को उभारा भी है, तो किस तरह से उभारा है कि वर्तमान युग में जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां और जो अतीत की जकड़न है उससे कहीं ना कहीं
जूझता उतराता जो पात्र है, वो अपने बेटे को अपनी बात कहकर शायद मुक्त होना चाहता है उस सामाजिक जकड़न से, उसे संकेत करना चाहता है, उसे जो है अपने जीवन संदर्भों से जोड़ना चाहता है, जो बात वो अपनी पत्नी को नहीं बता पाता है। वो कलह के कारण, पारिवारिक कलह के कारण वो बात जो उसके मन में छटपटाती है पत्नी के लिए भी, कि शायद वो वफादार नहीं रहा, इसलिए वो पुत्र के सामने अपनी बात को रखता है। दूसरी कहानी यहाँ पर देखिए कि दरवाजे, मैं कहूंगी कि दोनों की विषय वस्तु एक ही है। यहाँ दरवाजे बंद थे, रहस्यमय थी दुनिया, और यहाँ पर दरवाजे एकदम खुले हैं। वो दरवाजे संवादों के, जैसे सर ने कहा, हरियस राय सर ने कहा कि दरवाजे संवाद के माध्यम से कहानी चलती है और अंततः जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है या पूर्ण करती है। तो उस कहानी में जब कथानायक आता है विदेश से, मैंने एक फिल्म देखी थी, उसकी छोटी सी चर्चा मैं करना चाहूंगी कि एक फिल्म थी कि उसमें दो पात्र हैं, यंग हैं, वो मिलते हैं, एक जगह चाय पीते हैं, फिर वो एक प्रौढ़ता के बाद, एक उम्र के बाद मिलते हैं, फिर उसी जगह पर वो शादी का प्रपोजल भी रखती है, लेकिन वो ठुकरा दिया जाता है। फिर एक उम्र के बाद जब वो मिलते हैं तो फिर उसी जगह पर चाय पीते हैं और अपनी अपनी जगह पर लौट जाते हैं। तो उर्मिला श्रीज जी ने एक जो अंतराल है, जीवन, एक पूरा जीवन चक्र है, उसको दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जब वो विदेश में जाकर शादी कर लेता है और अपने बच्चों की शिक्षा, उनके कैरियर के प्रति चिंतित रहता है, ये पूरा उसका जीवन, जो बीच का जीवन है, वो गुजर जाता है। कहीं भी उसकी स्मृतियां जो है उसे अतीत की ओर नहीं ले जाती हैं। लेकिन एक उम्र गुजरने के बाद, जैसे पंकज शर्मा जी ने कहा कि अब क्या करना है, एक उम्र गुजरने के बाद जब उसे पिता की जो अवहेलना की उसकी याद आती है, अपने गांव की याद आती है और अपनी पूर्व प्रयासी की याद आती है, तब वो वहां पर जाता है और फोन करता है, पता करता है सारी चीजें, और उसके बाद दस्तक देता है दरवाजे पर। और दस्तक के साथ जब वो दरवाजे में प्रवेश करता है और बहुत देर तक जो है नायिका से नहीं मिलता है, इस बीच में वो स्मृतियां जो चल रही हैं उसके मस्तिष्क में, बड़ी बारीकी से उर्मिला जी उन स्मृतियों को उभारती हैं। और उसके बाद जब वो देखता है कि वो बीमार है, उसका पति छोड़कर चला गया है, तो उसे पुनः जो है नए जीवन संदर्भों से जोड़ना चाहता है, उस अंधेरे घर से निकालना चाहता है, वो कुंद मानसिकता को निकालना चाहता है कि लोग क्या कहेंगे, इस सीमा से परे वो उसे ले जाता है और एक नया आकाश और एक नए जीवन संदर्भ से जोड़ता है। उर्मिला जी की जो अंतिम कहानी, मैं उन्हें नहीं जानती, बहुत ही प्रभावशाली कहानी है, लेकिन जब मैंने शीर्षक पढ़ा कहानी पढ़ने के पहले, तो मेरे दिमाग में एक नकारात्मक बात आई, एक नकारात्मक कहानी उभर के आई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनकी जो कहानियां हैं सामाजिक सरोकारों से जुड़ी सकारात्मक कहानियां हैं, तो मुझे लगा कि एक लड़की है जिसके साथ कुछ गलत घटित हुआ है और एक जज है, एक मतलब कोर्ट में लड़की की पेशी होती है और बहुत सारे अपराधी हैं और अपराधियों को देखकर वो उन्हें नहीं पहचानती है। मेरे दिमाग में एक नई कहानी उपजी इस शीर्षक को पढ़कर, लेकिन जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो वास्तव में जिया का जो चरित्र है, और जिया के चरित्र में एक अतीत की स्त्री, एक सामाजिक जकड़न में जकड़ी हुई स्त्री है, उसकी अभिरुचियों रुचियों को कुंद कर दिया जाता है, उसकी मानसिकता को जकड़ दिया जाता है, पारिवारिक जिम्मेदारियों का वो वहन करती है, लेकिन उसके अंदर जो उसका कौशल है, उसकी जो कुशलता है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो अभिरुचियां हैं, रुचियां हैं, उनको जो है एक एक करके जब वो जाती है अपनी बहन के साथ, वहां देखिए दोनों का बहनापा कितना बढ़ जाता है। उस समय वो लड़की जो है किशोर अवस्था में होती है और धीरे धीरे जब उसका विवाह कर देती है उसकी बहन, खुद जूझती रहती है अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से, लेकिन बताती नहीं है सारे भाई बहनों को। एक मुकाम देने के बाद जब वो देखती है कि उसकी बहन का जीवन, जो दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, वहां पर भी वो विरोध उतरती हैं, तो वहां पर उसकी बहन उनको उतना नहीं पहचान पाती है। लेकिन जब वो यात्रा पर जाती है, एक नई यात्रा पर जब वो जाती है और उनके साथ जब देखती है वो जिया के चरित्र को, और जिया का जो पाखंड के प्रति, धार्मिक पाखंड के प्रति जो विरोध है, जो राजनीतिक पकड़ है, या उन आम लोगों के साथ उनकी जो चर्चा है, उसको देखकर वो जिया के जो चरित्र कि उसकी जो क्षमता है, उसका जो कौशल है, उसका जो चरित्र की विशेषताएं हैं, वो धीरे धीरे जो है खुलती नजर आती हैं। और इसके एक दो डायलॉग मैं पढ़ना चाहूंगी, संवादों को मैं पढ़ना चाहूंगी कि वो कहती है कि
बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, युद्ध तो सब चाहते हैं, शांति के लिए कोई प्रयास कर रहा है क्या? जिंदगी इतनी अमूल्य होती है, पर इसके बारे में सोचेगा कौन? हजारों लाखों जिंदगियां इन महाशक्तियों की सत्ता, लिप्सा, वर्चस्व और अहंकार के कारण खत्म हो रही हैं, और इनको नेताओं को खरोंच भी नहीं आती है। तो देखिए, ये वर्तमान के संदर्भ हैं, और एक स्त्री अतीत से जूझती हुई वर्तमान में जब आती है और जब उसके प्रतिभा खुलती है, तब उसका एक चरित्र, उसकी जो एक गठन है, मतलब सामाजिक गठन तो उसका उस तरह से हुआ कि वो अनुशासन में रही, पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करती रही, लेकिन उसकी आंतरिक जो क्षमता है, बाहर की दुनिया से उसके भीतर जो उमड़ घुमड़ रहा था, उसको पूरी तरीके से जो है उभारती हैं, और उस चरित्र के साथ पूरा न्याय करती हुई नजर आती है लेखिका कि कितनी बारीकी से। और अगर हम कहानी के दोनों पार्टों को देखें तो वर्तमान है और अतीत है, और अतीत में जुड़े संदर्भों में उभरता हुआ या निखरता हुआ उसका व्यक्तित्व है। उसके व्यक्तित्व के साथ उसकी बहन जो प्रभावित होती है, और नई यात्रा के साथ, नई यात्रा में जब शामिल होने के लिए उत्साहित होती है, तो वो खुद ही कहती है कि अब बहन की जो नई यात्रा है वो गांव की ओर होगी, वो गांव के लिए कुछ करना चाहती है। तो यहाँ देखिए, जहाँ आज की पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी जो है गांव की ओर से पलायन कर रही है, शहरों से जुड़ रही है, वहां पर अपनी नायिका को वो ले जाती हैं गांव की ओर, और उसे जो है गांव में कुछ करने के लिए नए संदर्भों से जोड़ती नजर आती हैं। यहाँ पर अनकहा और कहा और अनकहा कहानी की बात मैं करूंगी। जैसे ही वंदना जी मेरा टाइम हो जाए जरूर बोलिएगा, क्योंकि कहानी पर विस्तृत बात करने की आवश्यकता। तो कहा अनकहा कहानी में देखिए कि उसकी पत्नी मर जाती है, सतीश की पत्नी मर जाती है, और वो अपने दुख और अवसाद, नैराश्य से निकलकर एक नए संदर्भों से जुड़ता है, नए मानवीय मूल्यों से जुड़ता है, और वो जो है दूसरों की मदद करता है, और ऐसा लगता है कि उसे अपना जो बचा हुआ जीवन है उसको यही दिशा जो है सही लगती है, सार्थक लगती है। परंतु जब हम कहानी पढ़ते हैं एक पाठक के तौर पर, तो हर लाइन में एक दहशत होती है कि कहीं ये जो है व्यक्ति इस महिला को ठगेगा तो नहीं। मुझे भी पढ़ने में लग रहा था कि आगे निश्चित ही ये महिला का पर्स लूट के चला जाएगा, लेकिन यही नकारात्मकता को सकारात्मकता से जोड़ने वाली बात जो है इनकी कहानियों में है, वो बहुत प्रभावशाली है। और अंततः वो जो है उनको ले जाता है उनके इलाज के लिए। हालांकि उनकी बेटी कहती है कि ऐसे लोगों को अपने घर में प्रवेश नहीं कराना चाहिए, लेकिन वो खुद सोचती हैं कि उसके व्यक्तित्व को देखकर, उसके चरित्र को देखकर वो उसके साथ इलाज के लिए जो है निकल पड़ती हैं बाहर। और ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं, और कहानी में मैं कहूंगी कि पात्र मानवीय मूल्यों से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन पात्रों का जो व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, वो बड़े आसानी से, बड़े सूक्ष्मता से उभारती हैं लेखिका, और कहानी को आगे बढ़ाती चली जाती हैं। और जैसे जैसे हम कहानी को पढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही उनका उद्देश्य, उनके जो सामाजिक संदर्भ हैं और सामाजिक सरोकार है, वो एक एक करके नजर आते हैं। उनकी एक एक कहानी में एक एक मानवीय मूल छुपा हुआ है, जो हमारी अतीत की धरोहर है। वर्तमान में जहां मानव जो है असंवेदनशील होता जा रहा है, तो व्यक्ति के अंदर की जो इंसानियत है उस तत्व को पकड़ती है, उस तत्व को बड़ी बारीकी से पकड़ती है लेखिका, और अपनी सभी कहानियों को जो है जोड़ देती है उससे। एक और कहानी है, एक पेड़ उनके नाम। एक पेड़ उनके नाम हालांकि बहुत छोटी कहानी है, लेकिन बहुत बड़े फलक से जुड़ी नजर आती है मुझे, कि जहां आज विकास की अंधी दौड़ में पेड़ काटे जा रहे हैं, मॉल बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, और जंगलों का कटान हो रहा है। ऐसे में इस वर्तमान सत्य के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अपनी पेड़ों की विरासत को बचाए रखना चाहता है। मैं थोड़ा सा पानी ले लूं, उसके बाद मैं अपनी बात रखती हूँ। एक सेकेंड। चूंकि आज मैं सफर से आई हूँ और उसके बाद स्कूल से आने के बाद मैं अपनी बात रख रही हूँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि
उनकी जो समस्त कहानियां किसी न किसी मानवीय मूल्यों से जुड़ी हुई हैं और अतीत को वर्तमान से जोड़ती नजर आती हैं। और उनके समस्त स्त्री पात्र मैं कहूंगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ विमर्श में पुरुषों को अलग किया गया, स्त्रियों को अलग किया गया है। बड़ी बारीकी से उन संदर्भों को रखती, उन जटिलताओं को, पारिवारिक जटिलताओं को रखती, उन सामाजिक विडंबनाओं को रखती, उन स्थितियों को, पारिवारिक स्थितियों को रखती हैं जहां आज के युग में जिन स्थितियों, पारिवारिक स्थितियों को वर्तमान संदर्भों से जोड़कर वो चाहती हैं कि वर्तमान जो पीढ़ी है उनके अंदर जो मानवीय मूल्य, विभिन्न तरह की जो हमारी विरासत के तत्व हैं, हमारी संस्कृति के जो तत्व हैं, उनसे युवा पीढ़ी को जोड़े रहें। जैसे एक कहानी जो है आपका अत्र कुशलम भवतु जो भी कहानी, वो कहानी है, उसमें एक दादाजी जो है वो चिट्ठियों के माध्यम से 2 पीढ़ियों को जोड़े रखना चाहते हैं। क्योंकि वर्तमान पीढ़ी है, वो जानते हैं कि इन फिजूल की बातों में, घर बनाना, स्कूल बनाना, उसमें उन्हें आनंद नहीं आता है, वो उन्हें फिजूल की बातें ही समझते हैं। लेकिन जो माँ का चरित्र है, उनकी माँ का चरित्र है, वो दादाजी की भावनाओं को भी समझती है और बच्चों की भावनाओं को भी समझती है। और वो चिट्ठियां ही हैं जो पूरे परिवार को जोड़े रखती हैं। देखिए, इस कहानी में बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन सिर्फ 2 या 3 पात्रों के माध्यम से लेखिका इतने बहुआयामी संदर्भों को, या एक पारिवारिक क्या कहेंगे, एक संयुक्त परिवार को जोड़कर रखने का काम, माध्यम है वो चिट्ठियां, और वो जोड़ती हैं। और उन चिट्ठियों के माध्यम से ही वो बच्चा जो विदेश में रह रहा है, सिद्धांत, वो आता है, इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होता है। और अंततः दादाजी को भी पूरा विश्वास था कि वो आएगा, उसकी माँ को भी विश्वास था और कि वो आएगा, और अंततः वो पहुंचता है। तब दादाजी की खुशी वो जाहिर करते हैं। और उसके साथ उस चिट्ठियों के माध्यम से जो हमारे भावात्मक तंतु हैं, जो परिवार को जोड़े रखते हैं, वो लेखिका उन चिट्ठियों के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी को जोड़े रखना चाहती है। तकनीकी के युग में जहां आज चिट्ठियों को नकारा कर दिया गया है, उस युग में मैम उन चिट्ठियों के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी को एक संदेश देना चाहती हैं कि वो एक ऐसी विरासत है, वो एक ऐसे सूत्र है जो परिवारों को जोड़ने रखने का तत्व है। वो बहुत, क्या कहेंगे, बहुत ठोस तत्व है जो एक परिवार को इकाई के रूप में जोड़े रखना चाहते हैं। उर्मिला श्रीज जी की भाषा के बारे में क्या कहूंगी, बहुत सहजता से, बहुत अपने पाठकों की जो पीड़ा है, उसकी पीड़ा से वो खुद ही जूझती है। जैसे आपको विभावरी है, जो कहानी की नायिका है, विभावरी की जो समस्याएं, ऐसा नहीं है कि वो वर्तमान संदर्भ में अपने पात्रों की पीड़ा से आंख चुराती हैं, अपितु उसकी पीड़ा में खुद जो है भोक्ता के रूप में उसकी पीड़ा से गुजरती हैं। और उसके बाद जब वो समस्याओं का हल उन्हें नजर नहीं आता है, तो खुद ही जो है खुद से जूझती हैं, टकराती हैं, खुद को कहती हैं कि मात्र औपचारिक रूप से जो है हमें रुक नहीं जाना चाहिए, अपितु उसकी समस्या का एक निदान खोजना चाहिए। तो यहाँ पर वो कथा लेखिका जो है एक निदान खोजती नजर आती है, और अंततः जो है दिनेश और विभावरी का विवाह करा के एक नए जीवन संदर्भों से उसको जोड़ देती हैं। इस तरह से ये कहानी, मैं कहानी की बात करूंगी। एक और कहानी की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, जो विदेश में रहती मिस्टर पिल्लई की माँ हैं। तो उस कहानी में चूंकि मैम ने 2 स्त्रियों को रखा है, एक में वो मुझे खुद ही नजर आती हैं, उनकी बहू नजर आती है, और दूसरी जो महिला है, उस महिला के माध्यम से वो तमाम स्त्रियों की पीड़ा को दर्शाती है जो विदेश में जाती हैं और कहीं ना कहीं अपने पुत्र वधू या बच्चों की उपेक्षाओं को सहन करती हैं। कहानी बहुत बड़े संदर्भ को खोलती है कि विदेशों में कुछ ऐसे भी पक्ष हैं कि हम विदेश में रहने के आकर्षण से नहीं जाती उसकी माँ, यद्यपि वो अपनी एकांत में सोचती है, अपने रिश्तेदारों के पास जाती है। जब उसे उपेक्षा मिलती है तो उसे लगता है कि नहीं, हमें अपने परिवार के साथ जुड़ना चाहिए, अपने बच्चे और बहू के साथ जुड़ना चाहिए। वो जाती है, जुड़ती है, लेकिन जब वो उस स्याह अंधेरों को देखती है, वो नैना का जो चरित्र मैम ने आक्रामक चरित्र जो गढ़ा है, कहीं ना कहीं वो वस्तु स्थिति है, लेकिन मैं कहूंगी कि पूरी तरीके से नहीं, आंशिक रूप से। लेकिन जो माहौल को
उर्मिला श्री जी ने जिस माहौल को ढाला है उस कहानी में, वास्तव में वो परिवेश विदेश का परिवेश है, लेकिन उसे जो है अपनी जमीन से जोड़ने का काम उर्मिला श्रीज जी करती है कि जो पिता माता पिता भ्रम में चले जाते हैं, पहले उन्हें एकदम से नहीं चले जाना चाहिए, वहां पर रहकर उन वस्तु स्थितियों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। जब बच्चों के साथ हमारी मानसिकता जुड़े तब हमें वहां जाना चाहिए। उर्मिला श्रीज जी भाग्यवान है क्योंकि उन्हें मित्र जैसी बहू मिली है जो उनकी पूरी प्रक्रिया, उनके पूरे जीवन संदर्भों को समझती है, उनका लेखकीय जो क्या कहेंगे चरित्र है उसको भी समझती है कि उन्हें भी स्पेस देना चाहिए पूरी तरीके से। वो जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो मंदिर है, वो वहां जाती है, बैठती है और भजन भी गाती है। मैं पर्सनली बहू से मिली हूँ। जब बहू ने बार बार वो मेरे हथेलियों को लेकर सिर झुका रही थी, जो स्नेह के उद्गार जो प्रकट कर रही थी, अंततः जब उसने मेरे पैर छुए तब मुझे लगा कि हमारी जो धारणाएं हैं, पूर्व धारणाएं, उन धारणाओं से अलग भी चीजें हैं, अलग भी है वर्तमान पीढ़ी के बच्चे। मुझे एक कहानी याद आती है, बिगड़ैल बच्चे। उस कहानी में एक नए संदर्भों से जोड़ती है मनीषा कुलश्रेष्ठ जी। तो यहाँ पर हम जो सोचते हैं, हमारी जो धारणाएं हैं वर्तमान पीढ़ी के प्रति या विदेश में रहने वाली लड़कियों के प्रति जो हमारी धारणा है, वो धारणा को कहीं ना कहीं खंडित नजर करती आती हैं इस कहानी में लेखिका। मैं इतना ही कहूंगी कि मैंने कहानियां 2 बार पढ़ी, यात्रा के दौरान पढ़ी, और आज ही मैं सुबह आई थी और थकान के बावजूद मैं बैठी हूँ, और जो कुछ मेरे से गलतियां हुई हैं मैं अपने वरिष्ठ साहित्यकारों से माफी मांगना चाहूंगी, और बस इतना ही। आपने बहुत ही अच्छे से कहानियां पढ़ी और बहुत अच्छे से आपने बिंदु उठाए, और ये मैंने भी देखा है कि सकारात्मकता कहानियों की एक विशेषता है। हालांकि हम लोग का अगला सेक्शन होता है थोड़ा सा लेखक से साक्षात्कार का, लेकिन आज समय बहुत हो गया है तो 1-2 प्रश्न ही पूछ के फिर कभी आपसे साक्षात्कार का अलग से लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपकी रचना प्रक्रिया के बारे में, कि आपकी रचना प्रक्रिया के बारे में बताइए, और खासतौर से इन कहानियों को संदर्भ में लेते हुए। पहले तो वंदना जी, आपको अटूट बंधन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस किताब को लिया, और वरिष्ठ कथाकार हमारे हरीश जी हमेशा मेरी कहानियों पर, उपन्यासों पर लगातार लिखते हैं, और उनके साथ बहुत शांत रहते हैं वो, और जो कहना होता है वो लिखकर वो करते हैं। और आज भी देखिए उन्होंने बहुत सारी चीजें, और पंकज जी तो कहना ही क्या है, उनका एक जो आलोचकीय दृष्टि है और उनकी जो सोच है, जो संपादन करते समय उन्होंने जो कुछ भी इतनी गहरी जो दृष्टि पाई है और अध्ययन जो करते हैं, तो उन्होंने जिस तरह से कहानियों को वो किया, वंदना जी, अर्चना जी और आप खुद, तो एक इतना अच्छा पैनल आपने इन कहानियों के लिए चुना। तो मैंने आपको लिखा भी था कि आपने वक्ता यहाँ पर रखे हैं, तो पहली बात तो मुझे वही बहुत अच्छी लगी, और मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ कि वंदना जी यात्रा पर, और अर्चना ने तो मुझे कई बार फोन किया, कहानी पढ़े और फोन कर रहे 2-3 बार फोन किया कि ये कहानी पढ़ी मैंने, फिर मैं इस पर डिस्कस करना चाहती हूँ। पंकज जी को अभी तक किताब नहीं मिली, पता नहीं क्या वो है, और हरीश जी और आप भी सारे, आपने जिस तरह से परिचय दिया, और सचमुच मैं तो ये मान के चलती हूँ कि जो समाज है और जिस समाज को हम देख रहे हैं, जिस समाज के बीच में हम रह रहे हैं, और जो बदलाव आ रहा है, केवल बाहर से जो बदलाव आ रहा है वो तो सबको दिखता है, लेकिन अंदर से जो बदलाव आता है वो बहुत गहरा होता है, और उसके परिणाम भी दूरगामी होते हैं, और उसमें मनोविज्ञान भी है, हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, परंपरा है, और हमारा जो एक कौटुंबिक वाली जो परिवार की जो व्यवस्था थी, उसके बिखराव के जो परिणाम हैं, वो सारी चीजें हैं। पंकज जी ठीक बोल रहे थे कि झूठ की चादर के अलावा
कि किसी में बहुत बड़ी वो नहीं है, लेकिन जीवन ही अपने आप में इतना बड़ा है कि उस जीवन को यदि हम नहीं देंगे और उस मनुष्य को यदि हम नहीं बचाएंगे, तो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करने वाला या उनको व्यवस्थित करने वाला या उसको मार्ग दिखाने वाला फिर बचेगा कौन इस पृथ्वी पर। तो ये बहुत संबंधों की जो बात है, संवेदना की जो बात है, ये जो कम होती जा रही है, संबंध जिस तरह से बिखरते जा रहे हैं, परिवार के संबंध हो, समाज के संबंध हो, दो राष्ट्र के संबंध हो, दो राज्यों के संबंध हो, जहां इनमें बिखराव आता है, बदलाव आता है, आप परिणाम देख रहे हैं कि वहां कितनी सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। और जहां बिखराव नहीं आता है, एक सूत्र में हम मिलकर चलते हैं कि सारे धर्मों को हम मान रहे हैं, सारे परंपराओं को हम मान रहे हैं, सबका आपस में सम्मान कर रहे हैं, वहां देश, राष्ट्र या परिवार या समाज बहुत आगे जाता है। तो मैं इन सारी चीजों को इसी तरह देखती हूँ और कहानियों में लेकर आती हूँ और यात्राएं बहुत करती हूँ। और संयोग से अनुभव का क्षेत्र ऐसा रहा कि कॉलेज में रही 37 साल, पति डॉक्टर थे तो उनका एक क्षेत्र था, अपना सामाजिक जो परिवेश है, तो एक अलग अलग तरह के जो पात्र मिलते हैं, अलग अलग तरह की जो परिस्थितियां हैं, वो सब आंखों से गुजरती हैं और फिर वो लगता है कि नहीं, इन पर तो लिखा जाना चाहिए। अब दुपट्टा कहानी के लिए इतना लोगों ने फोन किया कि वो इतनी बड़ी बहस जो चली थी उसको लेकर, राजनीतिक उसमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तब वो एक उस विचार से दुपट्टा कहानी मतलब वो आई कि हम किन किन चीजों पर आज बहस कर रहे हैं। और वो दुपट्टा कहानी पूरे हमारे सांस्कृतिक और सभ्यता के वहां तक लेकर जाती है और सारी चीजों को वो करती। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो मन में आती हैं, विचार आते हैं, पात्र आते हैं या घटनाएं आती हैं या जीवन किस तरह से अब चल रहा है और लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं। जहां जिसकी जगह होना चाहिए उस जगह वो व्यक्ति नहीं है और जिसकी नहीं होना चाहिए वो वहां है। जैसे जानवरों को अपने जंगल में होना चाहिए, वो आज बाहर है, हमला कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों को आज अपने बच्चों के बीच होना चाहिए, वो नहीं है, वृद्धाश्रम में। तो ये बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं जो बहुत परेशान करती हैं, विचलित करती हैं। और हम लोग लिखने के अलावा और क्या कर सकते हैं? लिख ही सकते हैं, उन किरदारों की पीड़ा को सामने ला सकते हैं। तो यही तमाम तरह की चीजें हैं। और इतना अच्छा सब सुनने के बाद अब मेरा और कुछ बोलना, मैं तो बहुत ही सुनकर ही बहुत ज्यादा अभिभूत हो रही थी और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि कहानियों को इतने अच्छे ढंग से, हरीश जी कह रहे थे हमने क्या समझा क्या नहीं। जब दूसरे समझते हैं तभी अच्छा लगता है, जब पाठक समझते हैं तभी अच्छा लगता है। लेखक तो लिख चुका होता है, लेकिन जब हमारे कथाकार मित्र समझते हैं, आलोचक समझते हैं, संपादक समझते हैं, पंकज जी जिस तरह से कह रहे थे कि हम जानते हैं, सच में हम किसी को साथ में पूरी 2 पीढ़ियां निकल जाती, पता चलता है कि हम अपने माता पिता को आज तक जान ही नहीं पाए कि वो अंदर से क्या थे, कैसा जीवन जी रहे थे। तो ये जो खोज है, मनुष्य को जानने की जो खोज है, जिसे हम हल्के से अध्यात्म के साथ जोड़कर भी चलते हैं, तो ये खोज कभी नहीं होती, हम किसी को जान ही नहीं पाते। मन को जान गए तो सोचिए सारी दुनिया का जो अस्तित्व है वही मतलब समझ से परे है। तो ये जो मैं उन्हें नहीं जानती से मतलब है कि हम अपने जीवन के बारे में जान रहे हैं, ना अपने परिवेश के बारे में जान रहे हैं, ना अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जान रहे हैं, और जो हमारा एक जीवन है जिस तरह से जीना चाहिए हम वो भी नहीं जान रहे हैं। तो वो एक आप जो कह रही थी ना कि सही है, वो घटना कि लड़की पहचान नहीं पा रही होगी, तो ये अचानक ही ऐसा शीर्षक लगा कि सचमुच हम किसी को नहीं जानते और जानने की ये प्रक्रिया है, बस वो चलती रहे और हम जानने की कोशिश करते रहें दूसरे को, बस ये सबसे बड़ी बात है। यदि हम थोड़ा सा भी जान लेंगे तो बहुत सारी उलझन है, बहुत सारे द्वंद्व, बहुत सारी जो दूरियां हैं वो
कम हो जाएंगे और बहुत चीजें शायद आसान हो जाएगा हमारा जीवन। बस यही सब है। तो रिश्तों को सहेजने की और एक दूसरे को समझने की जो आपकी शैली है बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आज जरा सी बात पे, जैसे कि सोशल मीडिया आने के बाद तो बच्चे बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं बड़ों को, क्योंकि अब उन्होंने लड़ना झगड़ना और विरोध करना इतना ज्यादा सीख लिया है कि समझने वाली जो प्रवृत्ति वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो पहली कहानी में ही जैसे आपने मतलब कोई भी आप किसी भी पात्र आपने इतनी खूबसूरती से लिखा है कि ये देखते हुए माँ के साथ पूरा अन्याय हुआ है। किसी भी पात्र के साथ न्याय तो नहीं हो पाया ना, हर पात्र अपनी जगह दुखी है, और ये चीज जब समझ में आती है तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं कि हर पात्र के साथ अन्याय ही हुआ है। तो वो जो चीज आप लाती हैं, तो इस तरह की आप कैसे कथानक बुन लेती कि जहाँ परिस्थितियां दोषी हैं और आप सबको बेगुनाह साबित कर देती हैं? नहीं बेगुनाह नहीं, वो देखिए कि जैसे जो पहली कहानी है, देखेगा सारा गांव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, देखेगा सारा गांव बंधु, वो एक पहली कहानी आई थी जो बहुत चर्चित हुई थी। पंकज जी जो कह रहे थे कि, तो उसको जब धनंजय वर्मा जी ने पढ़ा, मैंने एक जगह और कहीं कहा, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि इसका दूसरा पार्ट तुम लिखो। तो मैंने कहा सर, किसी भी कहानी का दूसरा पार्ट कैसे लिखा जा सकता? वो कैरेक्टर ही बूढ़ा हो गया, वो कैरेक्टर जा चुका है, वो सारी पीढ़ी हो गई। मुझे बोले मुझे कुछ नहीं पता, तुम इसका दूसरा भाग लिखोगी। अब ये मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे लिखोगी। और देखिए इतने साल बाद अब वो नहीं है, तो मैं मन ही मन मैंने उन्हीं को ये समर्पित की है कहानी। इतने साल बाद कुछ ऐसी चीजें फिर से बनी कि वो कहानी उस तरह से फिर बनी। फिर मैंने कहा इसको शीर्षक फिर वही देना चाहिए उसकी, जो बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, देखेगा सारा गांव बंधु। तो मैंने कहा एक पार्ट और दूसरा पार्ट टाइप का वो उसमें जुड़ जाए, मतलब उस तरह से। और धनंजय वर्मा जी को भी मैं मतलब एक तरह से सादर समर्पित करूं कि नहीं, मैंने आपकी बात रखी, उस वचन का मैंने पालन किया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कि सकारात्मकता कैसे आती है, या तो ये है कि वो पात्र उस तरह के हैं जैसे अत्र कुशलम तत्रास्तु में दादाजी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ऐसे ही हो, या मैं उन्हें नहीं जानती कि जो जिया है वो अपने व्यक्तित्व में ऐसी ही थी और ऐसी ही लड़ाई लड़ती है। ये अलग बात है कि कोई दूसरा नहीं जानता कि वो उस तरह की है, क्योंकि कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। तो वो जो विरोध करती हैं और वहां जाकर लड़ाई करती हैं, या दूसरे जो पात्र हैं, तो जीवन में लड़ाई तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। और मैं इस बात की पक्का वो करके चलती हूँ कि बिना संघर्ष किए मनुष्य कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये जो जिसने संघर्ष करना बंद किया उसका जीवन वहीं ठहर जाता। तो अनायास ही जैसे आपके पसंदीदा कलर होते ना, और आपका हाथ वहीं जाता है क्योंकि आप उसी कलर को चुनते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसा होता है कि मुझे वही पात्र खींचते हैं, वही परिस्थिति खींचती है जहाँ संघर्ष है, द्वंद्व है, जहाँ कुछ मानवीयता है, जहाँ आगे जा सकने की एक कहना चाहिए कि अकुलाहट है कि नहीं, जाना है, निकलना है, निकालना है। जैसे अब स्पेस कहानी में इतनी कठिनाइयां हैं, इतने ऐसे विदेशी जो कानून हैं, ऐसे कानून हैं कि आप किसी को अगर बहुत मानवीय स्तर पर उसकी चीजें नहीं हो तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको रास्ता निकालना पड़ेगा उस चीज से, उस परिस्थिति से, उस दुख से निकालने के लिए। तो हमेशा ये वो पात्र ऐसे ही मेरे मतलब मैं चुनती हूँ कि नहीं, वो कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं हम कह रहे एक पेड़ पौधा ही लगा रहे हैं, कम से कम तो कुछ योगदान दे रहे हैं। तो इस तरह से चीजों को, इस तरह के पात्रों को, इस तरह की परिस्थितियों को, या इस तरह की जो चीजें हैं सामने आती हैं, मैं उनको पकड़ने की कोशिश करती हूँ, उन तक जाने की कोशिश करती हूँ, उनको पढ़ने की कोशिश करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ कि उनके अंदर झूठ तो नहीं है, झूठ नहीं होना चाहिए।
क्योंकि मैं एक पंक्ति मान के चलती हूँ कि आचार्य हजारी प्रसाद दुबे जी ने कहा था कि जब तक सुचिता मन से आप कुछ नहीं लिखेंगे तब तक उसमें सच्चाई नहीं आएगी। तो आप भले ही बिल्कुल पंकज जी कह रहे थे कि बहुत बड़ी वो नहीं है, लेकिन जीवन है, जीवन का दर्शन है और संबंध है, रिश्ते उन्होंने कहा, हरीश जी बता रहे, वो सारे आप लोगों ने जो एक अंतर्ध्वनि की जो बात आप कर रहे थे ना कि सारी कहानियां एक अंतर्ध्वनि तक पहुंचती हैं, तो मुझे लगता है कि सच्चाई के साथ सारी चीजों को आना चाहिए। अंत में वही बचता है, बाकी सब सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। सच को आप रात में बोलेंगे तो सच ही रहेगा, और झूठ को आप जागते हुए भी बोलेंगे तो वो झूठ याद ही नहीं रहेगा। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि कहानियों में भी उस तरह की चीजें आए, उस तरह के पात्र आए जो कम से कम एक जुड़ने का संदेश दें, आपके दर्द को समझने का एहसास करवाएं। कुछ ना करें तो कम से कम आप उसका दर्द को समझें, उस एहसास को समझें, उसको एहसास करें, अनुभव करें कि सामने वाले व्यक्ति को ये तकलीफ हो रही, तो वो तकलीफ आपके अंदर उतर कर आ जाए। बस यही सारी चीजें। अब चूंकि समय की अपनी सीमा है और हम लोग सीमा पार कर चुके हैं, तो फिर से आपसे बात जरूर करूंगी, क्योंकि काफी प्रश्न थे मेरे, तो फिर अगले उसमें करेंगे कभी जरूर। तो आज का जो है मैं बहुत ही आभार व्यक्त करूंगी कि आदरणीय हरीश राय जी, आदरणीय पंकज शर्मा जी, वंदना गुप्ता जी और अर्चना त्रिपाठी जी, जो कि बहुत प्रिय मित्र भी हैं, ये सब आकर के इन्होंने इस चर्चा में न सिर्फ भाग लिया बल्कि इतने गहराई से अध्ययन करके, गहराई से पढ़ करके अपनी बातें रखी। और आपको बहुत बहुत बधाई इस पुस्तक के लिए कि, और हम इस बहुत शुभकामनाएं भी कि इस पुस्तक के रिश्तों को कैसे सहेजा जाता है, जाने कि कितनी भी विद्रूप परिस्थितियां आए, हमारे पास एक सकारात्मक रास्ता बचा होता है, जाने कि भले ही हम अकेले पड़ जाएं फिर भी हम अपने हिस्से का फर्ज तो निभा ही सकते, अपने हिस्से का उजेला तो कर ही सकते हैं किसी के जीवन में या अपने ही जीवन में। तो इसके साथ ही मैं इस चर्चा को यहाँ विराम कर देती हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी और पुस्तक के साथ। आप सब यहाँ जुड़े रहे, लगातार कमेंट करते रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत आभार। ठीक बहुत 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 धन्यवाद। नमस्ते। सुन के